बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। एतकाद खान अपने खेमे में बैठा हुआ था कि ओगर खान उस खेमे में दाखिल हुआ। उस मौके पर ओगर खान के चेहरे पर खुशकुन तासुरात थे। ओगर खान को देखते ही शिकवों भरी आवाज में एतकाद खान उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे भाई, मगरिब की नमाज तुमने मेरे साथ ही अदा की थी। उसके बाद तुम कुछ सालारों से बातें करने लगे थे। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे भूख लगी है, जल्द खेमे में आ जाना, इकट्ठे खाना खाएंगे। देखो मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस बिना पर मैंने अभी खाना भी नहीं मंगवाया। ओगर खान चुपचाप आगे बढ़कर एतकाद खान के सामने बैठ गया और गौर से एतकाद खान की तरफ देखने लगा था। जवाब में एतकाद खान मुस्कुराया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, आज तो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे इससे पहले मेरा तुम्हारा कोई तारुफ ही नहीं है, आपस की जान पहचान ही नहीं है, और ये कि तुम पहली बार मुझे देख रहे हो। फिर मैं ये भी महसूस करता हूँ कि तुम्हारा चेहरा आज कुछ बदला बदला सा है। एतकाद खान मजीद कुछ कहना चाहता था कि ओगर खान बोल उठा, एतकाद खान मेरे भाई, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। आज मुझे एक ऐसी खबर मिली है जिसकी बिना पर मैं खाना खाना भूल गया हूँ। एतकाद खान ने फिर गौर से उसकी तरफ देखा, कहने लगा, खाना तो अच्छी बुरी दोनों खबरें ही भुला सकती हैं भाई मेरे। तुम कैसी खबर लेकर आए हो? मेरे चेहरे से तुम क्या अंदाजा लगाते हो? ओगर खान ने घूरते हुए उसकी तरफ देखा था। एतकाद खान ने लम्हा भर के लिए फिर गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरे भाई के नक्शो निगार तो बताते हैं कि खबर अच्छी ही है। अब इसकी तफसील बता दो ताकि इस खबर से मैं भी लुत्फ अंदोज हो जाऊं। एतकाद खान जब खामोश हुआ तब ओगर खान कहने लगा, पहले ये कहो कि इन दिनों कौन हमारा हदफ है और किसको अपने जाल में फांसने के लिए हम बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। एतकाद खान कहने लगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। हमारे सामने मुतवक्के शिकार तो इन दिनों शंभू जी ही है और हमने उसको छोड़ना नहीं है। कहीं भी चला जाए, समंदर में उतर जाए, जमीन के अंदर चला जाए, कहीं भी जाए, एक बार उसे ढूंढ निकालना है। और फिर तुमने तो मीरे मोहतरम के साथ वादा कर रखा है कि तुम उसे जरूर पकड़कर उनके सामने पेश करोगे। एतकाद खान की उस गुफ्तगू से ओगर खान खुश हो गया था। कहने लगा, एतकाद खान, तुम सच कहते हो मेरे भाई। बस यूं जानो कि तुम्हारे और मेरे इम्तिहान का वक्त आ गया है। जिस वक्त मगरिब की नमाज के बाद तुम अपने खेमे की तरफ चले आए और मैं अपने कुछ सालारों से गुफ्तगू करने लगा था, उसी वक्त हमारे कुछ मुखबिर पड़ाव में दाखिल हुए थे। उन्होंने जो मुझ पर इंकशाफ किए वो बड़े खुशकून और बड़े दिलचस्प हैं। ये हमारे वही मुखबिर हैं जिन्हें हमने शंभू जी का महल्ले वकू जानने और उसकी नकलो हरकत से मुतालिक हमें आगाह करने के लिए कहा था। उन्होंने इतला दी है कि शंभू जी ने खासे बड़े लश्कर के साथ रत्नागिरी से 22 मील दूर संगेशूर के मकाम पर कायम किया हुआ है। उसके सलारों में से कवि कैलाश भी उसके साथ है। दोनों के पास बहुत बड़ा लश्कर है। उन्होंने कुछ इलाकों में मार धाड़, शिकस्त और रेख्त और शब खून मारने का सिलसिला शुरू किया था। इस तरह इस तबाही और बर्बादी के नतीजे में जहां उन्होंने कुछ लोगों का खूब कत्लेआम किया, वहां अपने लिए मालो दौलत के ढेर भी जमा किए। अब हमारे मुखबिरों का कहना है कि संगेशोर के मकाम पर शंभू जी और उसका दस्ते रास्त कवि कैलाश अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए हैं। उनके पास इस कदर मालो दौलत है जिसे देखकर वो मस्त हो गए हैं। इन दिनों वो शराब में धुत हैं और मौजो मस्ती में उन्हें अपने अतराफ की कोई खबर नहीं है। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, एतकाद खान, आने वाले मुखबिरों ने मुझ पर यह भी इंकशाफ किया कि अगर मेरे और तुम्हारे हिस्से के दोनों लश्करियों को मिला दिया जाए तो भी शंभू जी और कैलाश के पास इससे 3 गुना बड़ा लश्कर है। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि जिस कदर मालो दौलत इस वक्त दोनों सालारों के पास है, इससे पहले शंभू जी और कैलाश को इतना मालो दौलत कहीं से ना मिला होगा। ओगर खान रुका, कुछ सोचा, फिर वो दोबारा कह रहा था, मैंने आने वाले उन मुखबिरों को खाना खाने के लिए भेज दिया है। इतनी देर तक वो कुछ आराम भी कर लेंगे। हम दोनों भाई पहले मिलकर खाना खाते हैं और मैं चाहता हूं कि आधी रात के लगभग अपने लश्कर के साथ हम यहाँ से कूच कर जाएं। एतकाद खान मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि अभी इसी वक्त कुछ मुखबिर और मुसल्ला जवान संगेशूर की तरफ रवाना कर दिए जाएं, जो हमारे आगे आगे शाहराहों और रास्तों का जायजा लेते रहें। रास्ते में अगर कोई मरहट्टा जासूस मिले तो उसका काम तमाम करते चले जाएं। इसके बाद आधी रात के करीब हम यहाँ से कूच करें, संगेशूर का रुख करें। संगेशूर से चंद मील दूर मेरे भाई मैं तुमसे अलहदा हो जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि संगेशूर हम सुबह सवेरे पहुंचे। पहले तुम मरहट्टों के लश्कर का रुख करना और उन पर हमलावर हो जाना। तुम्हारे लश्कर की अददी कैफियत को देखते हुए शंभू जी और कवि कैलाश तुम्हें कोई अहमियत नहीं देंगे। वो यही ख्याल करेंगे कि उनका लश्कर तुम्हारे लश्कर से 6 गुना बड़ा है।
लिहाजा अगर टकराव तूल भी पकड़ गया तो वो तुम्हें पीस कर रख देंगे। जिस वक्त एतकाद खान तुम मरहटों के साथ उलझोगे, मरहटों के एक हिस्से पर हमलावर होगे और मरहटे अपने आप को मुसल्लह करने और उस्तवार करने के बाद पूरी तरह तुमसे टकराएंगे, उस वक्त तक उनकी पुष्ट से नमूदार होकर खुदावंद ने चाहा तो उन पर मैं ऐसा हमला करूंगा कि उनकी अक्सरियत को मौत के घाट उतार दूंगा। यहाँ से रवाना होने से पहले सारे सालारों और लश्करियों को हिदायत कर दी जाएगी कि इस टकराव के नतीजे में हर सालार, हर लश्करी कोशिश करेगा कि शंभू और कवि की लाश को जंग के दौरान हलाक न किया जाए, बल्कि उन दोनों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाए। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान खामोश हो गया। गौर से एतकाद खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब बोलो तुम्हारी क्या राय है। ओगर खान के उस इंकशाफ पर एतकाद खान की खुशी और उसकी मुसर्रत की कोई इंतहा न थी। जवाब देते हुए कहने लगा, मेरे भाई, राय की ऐसी तैसी, शंभू और कवि की लाश से मुतालिक तुमने ये तफसील बताकर उन पर हमलावर होने और उन्हें काबू करने के जो मेरे जज्बात थे उनमें तुमने एक तरह की आग भड़का कर रख दी है। मेरे भाई, मैं अभी खाना लाने के लिए कहता हूँ। दोनों भाई यहीं बैठकर खाना खाते हैं, उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ कूच करते हैं, इसलिए कि शंभू और कैलाश से मुतालिक ये तफसील सुनने के बाद अब यहाँ बैठा ना जाएगा। एतकाद खान की उन अल्फाज पर ओगर खान खुश हो गया था। दोनों हाथ में हाथ डालकर खेमे से निकले। पहले अपने कुछ मुखबिरों और मुसल्ला जवानों को संगे शूर की तरफ जाने वाली शाहराहों की तरफ भेज दिया। इतनी देर तक उनके कहने पर उनके कुछ लश्करी दोनों का खाना उनके कमरे में ले गए थे, जबकि एतकाद खान और ओगर खान दोनों लश्कर को कूच का कहकर अपने खेमे में आए। दोनों ने मिलकर खाना खाया। लश्कर को थोड़ी देर तैयारी और सुस्ताने का मौका दिया। उसके बाद लगभग आधी रात के करीब दोनों अपने लश्कर के साथ संगे शूर की तरफ कूच कर गए थे। शंभू और उसका दस्ते रास्त कवि कैलाश अपने तौर पर बड़े महफूज अंदाज में संगे शूर के मकाम पर अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए थे। उन्हें यकीन था कि उनके अतराफ में मरहट्टे मुखबिर मंडलाते फिर रहे हैं। अव्वल तो संगे शूर की तरफ आकर कोई हमलावर होने की जुर्रत नहीं करेगा, और अगर कोई करेगा भी तो मुखबिर मरहट्टे बर वक्त उसकी इतला कर देंगे। इस बिना पर बेशुमार मालो दौलत मिलने की वजह से शंभू और कवि कैलाश संगे शूर में मौज मस्ती में मुब्तला थे। दूसरी तरफ एतकाद खान और ओगर खान भी कहरे खुदाबंदी की तरह उनकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे, और उनके आगे आगे उनके मुखबिर और उनके मुसल्ला जवान रेगजारों के तूफान की तरह शहरों और रास्तों पर नजर आने वाले मरहट्टा मुखबिरों का काम तमाम करते चले जा रहे थे। एक रोज सुबह ही सुबह शंभू और कवि कैलाश जब अपने लश्करियों के साथ सुबह के वक्त उठ रहे थे कि अचानक वो बौखला कर रह गए, इसलिए कि एक तरफ से एतकाद खान अपने लश्कर के साथ तकबीरें बुलंद करता हुआ नमूदार हुआ, फिर वो शंभू के पड़ाव पर दर्द के तूफानों की तरह हमलावर हो गया था। मरहट्टों ने एतकाद खान को देख लिया था, लिहाजा पूरे पड़ाव में शोर मच गया कि औरंगजेब आलमगीर का सालार एतकाद खान अपने लश्कर के साथ मरहट्टों पर हमलावर हुआ है। इस बिना पर उसका मुकाबला करने के लिए मरहट्टे बड़ी तेजी से अपने आप को मुसल्ला करने के साथ साथ उस्तवार भी करते जा रहे थे। शंभू और कवि कैलाश एक तरह से मुतमईन भी थे, इसलिए कि जिस लश्कर के साथ एतकाद खान उन पर हमलावर हुआ था वो लश्कर कम अज कम शंभू और कवि कैलाश के लश्कर का छठा हिस्सा भी न था। इस बिना पर उन्होंने तहिया कर लिया था कि बड़ी तेजी से तैयार होने के बाद अपनी सफों को दुरुस्त करके हमलावर एतकाद खान और उसके लश्करियों का खात्मा करके रख देंगे। जब तक शंभू और कवि कैलाश संभलते, लश्कर को उस्तवार करते, उस वक्त तक एतकाद खान ने हमलावर होकर उनके लश्कर के खासे बड़े हिस्से को मौत के घाट उतार दिया था। और जब मरहटे तैयार होकर और खम ठोंक कर एतकाद खान के सामने आए, तब उन पर कज़ा का दूसरा हिस्सा नमूदार हुआ। अचानक उनकी पुश्त की तरफ से तकबीरें बुलंद हुई। उन तकबीरों के साथ ही ओगर खान महरूमियों के मौसमों और वहशतों की रुतों में दश्त किसी वैरानियां खड़ी कर देने वाली आग और तेजाब की बारिश, रेगे मुनाफरत के पुरजफा दश्त में अजाबों सजाओं के अनगिनत किस्से खड़े कर देने वाली दहकती मौजों के रेलों और भड़कती आतिश के फिशार की तरह हमलावर हो गया था। अब मरहटों के हवास बदहाल होना शुरू हो गए थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि एतकाद खान के साथ ही साथ कोई और लश्कर नमूदार होगा और उनकी पुश्त की तरफ से हमलावर होकर उनका कत्लेआम शुरू कर देगा। यही हालत ओगर खान ने भी की। सामने की तरफ से एतकाद खान ने पहले ही उनके लश्कर का एक खासा बड़ा हिस्सा काट कर रख दिया था, और जिस वक्त मरहट्टे संभल कर उसके सामने आए, उसका मुकाबला करने की ठानी, तब पुश्त की तरफ से ओगर खान ने हमलावर होकर उनके लश्कर के पुश्ती हिस्से को काफी हद तक खत्म करके रख दिया था। अब सामने की तरफ से एतकाद खान और पुश्त की तरफ से ओगर खान ने जानलेवा अंदाज में हमलावर होते हुए चारों तरफ मरहट्टों के लिए कज़ा और मौत का खेल शुरू कर दिया था। कुछ ही देर बाद जब मरहट्टों के लश्कर में ये खबरें फैल गईं कि सामने की तरफ से तो एतकाद खान अपने लश्कर के साथ हमलावर हुआ है, जबकि पुश्त की तरफ से औरंगजेब आलमगीर का सालार ओगर खान उन पर टूट पड़ा है, तब मरहट्टे जी छोड़ बैठे।
इसलिए कि ओगर खान का नाम ही उनके लिए वहशत और लर्जा तारी कर देने वाला एक भयानक इस्म था। बहुत से मरहट्टे तो अपनी जान बचाने की खातिर इधर उधर होने लगे। बाकी ने जब देखा कि उनके लश्करी ओगर खान का नाम सुनते ही अपनी जानें बचाने के दर पे हो गए हैं, तो वो भी जंग से जी चुराने लगे थे। इस तरह एतकाद खान और ओगर खान दोनों को उन पर हमलावर होकर कारी जरबे लगाने का मौका मिल गया, जिसके नतीजे में शंभू जी और कवि कैलाश के लश्कर के बड़े हिस्से को काट कर रख दिया। बहुत कम मरहट्टों को अपनी जान बचाकर भागना नसीब हुआ, जबकि शंभू जी और कवि कैलाश दोनों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था। एतकाद खान और ओगर खान की शंभू जी और कवि कैलाश के खिलाफ ये शानदार और सुनहरी फतह थी। इस फतह के बाद सबसे पहले तो एतकाद खान और ओगर खान ने अपने जख्मियों की देखभाल की। उसके बाद मरहट्टों के लश्कर के अंदर जिस कदर मालो दौलत और दूसरा सामान था वो अपने कब्जे में ले लिया गया। फिर ओगर खान और एतकाद खान एक जगह बैठ गए और अपने छोटे सालारों को उन्होंने शंभू जी और कवि कैलाश को लाने का हुक्म दिया। जब शंभू जी और कवि कैलाश दोनों को पकड़कर एतकाद खान और ओगर खान के सामने लाया गया, उस वक्त उन दोनों के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और उन्हें निहत्था कर दिया गया था। उस मौके पर ओगर खान ने एक सालार की तरफ देखा और बड़े प्यार और मोहब्बत से उसे मुखातिब करके कहने लगा, मरहट्टों की इन दो लोमड़ियों के पुश्त पर बंधे हुए हाथ खोल दो। ये शिकस्त खोरदा लश्कर के दो बदतरीन सालार हैं, जरा मुझे इनसे बात तो करने दो। एक सालार आगे बढ़ा, शंभू जी और कवि कैलाश की पुश्त पर बंधे हुए हाथ उसने खोल दिए। उस मौके पर एतकाद खान और ओगर खान दोनों कुछ देर तक शंभू जी और कवि कैलाश की तरफ देखते रहे। फिर अपने सालार को मुखातिब करते हुए ओगर खान ने पूछ लिया, जरा ये तो बताओ इन दोनों में कवि कैलाश और शंभू जी कौन है? ओगर खान के उस इस्तफसार के जवाब में उसका छोटा सालार मुस्कुराता हुआ कहने लगा, अमीर, जो दाएं जानिब है शंभू जी है, बाएं तरफ वाला कवि कैलाश है। ओगर खान ने सबसे पहले कवि कैलाश की तरफ देखा, किसी कदर सख्त लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, कवि कैलाश, तुम तो कनूज शहर के ब्राह्मण हो। ब्राह्मण मरहट्टों का अछूत ख्याल करते हैं, अछूतों के साथ उठना बैठना, उनके बर्तनों में खाना हराम ख्याल करते हैं। फिर तुम कैसे इनके साथ इत्तेहाद करते हुए इनके साथ रहने लगे? कवि कैलाश ने ओगर खान को कोई जवाब न दिया। उसकी गर्दन झुक गई थी। उसकी हालत देखते हुए ओगर खान थोड़ी देर तक तंजिया से अंदाज में मुस्कुराता उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने अपनी निगाहें शंभू जी पर जमा दी थी। शंभू जी की भी गर्दन उस वक्त झुकी हुई थी, लिहाजा ओगर खान ने उसे मुखातिब किया, शंभू जी, जरा आप अपना चेहरा तो ऊपर कीजिए ताकि मैं कम से कम आपका पूरा चेहरा ही देख सकूं। शंभू जी, मुझे ओगर खान कहते हैं। आपने एक दफा एक कासिद मेरी तरफ भेजा था और धमकी आमेज अंदाज में आपने मुझसे राधिका और उसके भाई किशन सिंह को तलब किया था, और उन दोनों को तुम्हारे हवाले ना करने पर तुमने मुझे खासी सख्त और जानलेवा किस्म की धमकियां दी थी। तुम्हारी उन धमकियों के जवाब में मैंने भी अपने दिल में ठान ली थी कि अगर खुदावंदे कदूस ने मुझे जिंदगी दी तो मैं तुझे गिरफ्तार करके अमीर मोहतरम के सामने जरूर पेश करूंगा। देखो, जो कुछ मैंने ठान रखी थी आज मैंने उसकी तकमील कर दी है। शंभू जी, अगर मैंने मीरे मोहतरम के साथ ये वादा ना किया होता कि तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करके उनके सामने पेश करूंगा, तो अब तक तुमने जो मुसलमानों के खिलाफ अपना नामा अमाल तैयार किया है उस पर एक बार नजर दौड़ाने के बाद मैं अभी और इसी वक्त कवि कैलाश के साथ तुम्हारी गर्दन काट कर रख देता। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिक्रमंद ना हो, तुम दोनों को मीरे मोहतरम की तरफ रवाना किया जाएगा और वो जो चाहे तुम दोनों के साथ सलूक करें। शंभू जी ने भी जब ओगर खान के उन अल्फाज का कोई जवाब न दिया तब उसके कहने पर छोटे सालार उन दोनों को पकड़कर वहां से हटाकर ले गए। ओगर खान और एतकाद खान ने पूरा दिन वहीं पड़ाव किए रखा और आने वाली शब को वो वहां से कूच करते हुए अहमदनगर का रुख कर गए थे। अहमदनगर में जब एतकाद खान और ओगर खान की उस फतह की खबर पहुंची तो औरंगजेब आलमगीर ने अपने सालारों के साथ एतकाद खान और ओगर खान का शानदार इस्तकबाल किया। शंभू जी और कवि कैलाश को औरंगजेब आलमगीर के सामने पेश किया। औरंगजेब आलमगीर शायद उन दोनों को माफ कर देता, लेकिन एक मौके पर शंभू जी ने न सिर्फ औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी चंद नाजेबा अल्फाज अदा किए थे। शंभू जी ने जो अल्फाज औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ इस्तेमाल किए थे उनकी वजह से शायद औरंगजेब शंभू जी को माफ कर देता, लेकिन शंभू जी ने जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी वो औरंगजेब आलमगीर जैसे हुक्मरान के लिए कतई नाकाबिले बर्दाश्त थी। इस बिना पर औरंगजेब आलमगीर ने शंभू जी और कवि कैलाश को पहले जिंदान में डाला और उसके बाद उन दोनों का खात्मा कर दिया गया था। हसीनो खूबसूरत राधिका एक रोज अपनी महल और किला नुमा हवेली में अपनी ख्वाबगाह के अंदर उदासो अफसरदा बेसुध सी एक नशिस्त पर बैठी हुई थी। अपना सर उसने नशिस्त के पुश्ती हिस्से पर टिका रखा था। उसकी आंखें बंद थी। ऐसा लगता था जैसे वो काफी देर तक कमरे की छत को टिकटिकी बांधकर देखती रही हो और फिर तंग आकर उसने अपनी आंखें बंद करके ख्यालों में खो जाने में ही अपनी आफियत जानी हो। ऐसे में उसकी ख्वाबगाह के दरवाजे पर पार्वती नमूदार हुई।
कुछ देर तक बूढ़ी पार्वती दरवाजे पर खड़ी होकर फिक्रमंदी और परेशानी की हालत में राधिका की तरफ देखती रही, फिर खनखारी। उसके खनकारने पर राधिका संभल गई थी, सीधी होकर बैठ गई। पार्वती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, राधिका के करीब जाकर बैठ गई। कुछ देर तक बड़े गौर से उसकी तरफ देखती रही, फिर इंतहाई हमदर्दी और शफकत में कहने लगी, बेटी, अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूं। तूने हमेशा मुझे मां का दर्जा दिया है और उस रिश्ते को सामने रखते हुए मैं कुछ कहना चाहती हूं। राधिका ने जबरदस्ती अपने खूबसूरत लबों पर मुस्कुराहट बखेर ली, कहने लगी, अम्मा, कहो क्या कहना चाहती हो। तुम्हें इस सिलसिले में मुझसे पूछने और इजाजत लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। राधिका की उस गुफ्तगू से पार्वती को किसी हद तक तकवीयत हुई, फिर कहने लगी, बेटी, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूं तू उलझी उलझी, उदास और परेशान और फिक्रमंद रहती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारी जात में हलचल बर्पा करके रख दी हो, किसी ने तुम्हारे जज्बात और एहसासात को कुचला हो और किसी ने तुम्हारी दिल शिकनी करके रख दी हो। बेटी, कहो क्या बात है, क्या मामला है जिसके बिना पर तुमने अपनी यह हालत बना ली है। पहले तुम खूब बाहर निकलती थी, घूमती फिरती थी, मुसलमानों के लश्कर के पड़ाव की तरफ भी चली जाती थी, लेकिन अब तो तुमने बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। पार्वती की उस गुफ्तगू से राधिका का दिल भर आया था। कुछ देर होंठ काटती रही, उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। फिर सर पर बंधे हुए रुमाल से उसने अपनी आंखें खुश की। कुछ गौर से उसने पार्वती की तरफ देखा, फिर कहने लगी, अम्मा, तुम्हारा अंदाजा ठीक और दुरुस्त है। मुझे धीरे धीरे दीमक की तरह रेंगता एक रोग लग गया है जो मेरे सुर्ख जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता सुनसान रगों में तब्दील कर देगा। अम्मा, उसी रोग ने मेरी सांसों की सीढ़ियों, मेरे सीने में सोए सपनों, मेरे दिल के दरो दीवार पर कहर के लपकते शोले नक्श कर दिए हैं और मेरे दिल, मेरे जहन और मेरे जिस्म की आसूदगी और तमानियत की जगह जिंदगी की वैरानियां और सुलगती आतिश भर दी है। यहां तक कहने के बाद राधिका जब रुकी तब बड़ी फिक्रमंदी और परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए पार्वती फिर बोल उठी, बेटी, ये तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हो। कौन सा रोग तुम्हें लग गया है मेरी बच्ची। किसने तुम्हें ये रोग दे दिया है जिसने तुम्हारी ये हालत बनाना शुरू कर दी है। जवाब में फिर राधिका दुख भरे अंदाज में कहने लगी, अम्मा, दयारे सिद्ध का एक मुसाफिर मेरे ख्यालात के खदोखाल में हलचल बर्पा कर चुका है। वक्त के एक हमराज ने मुझे और मेरी जिंदगी और जीवन को यकबस्ता मजबूरियों की कठिनाइयों के ऊपर खड़ा कर दिया है। फितरत की बज़्म इर्तिका में एक अमीन ने अम्मा मेरी रग रग में तलातुम, मेरे लहू के असरार नेहा में अनगिनत भागती ख्वाहिशें और मेरे अज़्म की दीवारों पर दर्द के भड़कते आतिशकदे खड़े कर दिए हैं। यहां तक कहने के बाद राधिका जब खामोश हुई तब पार्वती गहरी सोचों में खो गई थी। साथ ही साथ बड़ी हमदर्दी, बड़ी शफकत में वो राधिका की तरफ भी देखे जा रही थी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, बड़े प्यारे अंदाज में उसने राधिका के सर पर हाथ फेरा, फिर इंतहाई नरम आवाज में उसे मुखातिब किया, बेटी, तो क्या मैं ये जानूं तू किसी से मोहब्बत करने लगी है। किसी की चाहत, किसी के प्रेम ने तुम्हारी ये हालत कर दी है। तल्ख सी मुस्कुराहट में राधिका ने पार्वती की तरफ देखा, फिर कहने लगी, अम्मा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। मैं चांद की रफाकत, उभरती संवरती रेशमी चाहत और सितारों को छूने की ख्वाहिश करने लग गई हूं। बहारों को पाने की आरजू मेरे अंदर तूफान खड़े कर रही है, मेरी जात को मोहब्बत और चाहत के अफसानों में उलझा रही है। अम्मा, मुझे किसी से ऐसी मोहब्बत हो गई है जो अलमियों को हयात का रस, जो शहद को शीरीनी, जो जफा को वफा, जो नफरत को खुशरंग मोहब्बत अता कर जाती है। जिससे मैंने मोहब्बत की है अम्मा, काश कोई उसे अब तक बता चुका होता कि मैं उसकी जात के जिंदान की असीर बनना चाहती हूँ। कोई उस पर अब तक ये इंकशाफ कर चुका होता कि मुझे उससे ऐसी मोहब्बत हो चुकी है जो लम्हों को बखेर देती है, शहरों को उजाड़ती है और खामोशियों के गुंबद तक गिरा मारती है। अम्मा, एक शख्स की मोहब्बत की रोशनी, उसकी चाहत की जरी किरणों ने मेरे दिनों को तारीक, मेरी रातों को नमनाक, मेरी जिंदगी की नगमगी तक को अकूबत खानों में तब्दील करके रख दिया है। अम्मा, जब तक वो मुझे ना मिला मुझे सुकून और आसूदगी नसीब ना होगी। अगर वो मुझे ना मिला तो यूं जानना मेरा जीवन अपने अंत को पहुंच जाएगा। राधिका जब खामोश हो गई, पार्वती बड़े गौर से उसकी तरफ देख रही थी, परेशान, फिक्रमंद, बिखरी बिखरी भी थी। फिर धीमे से लहजे में पार्वती ने पूछा, बेटी, आखिर वो है कौन जिसकी मोहब्बत में तू जकड़ी गई है, जिसकी चाहत ने तुझे मायूसियों की चाह में डाल दिया है। बेटी, तू तो बड़ी हौसलामंद, बड़ी अज़्म वाली लड़की थी। तेरी ये हालत देखते हुए मुझे तुम पर रहम आ रहा है। मैं तो अक्सर सोचा करती थी कि तू जिंदगी में ना तो किसी को दिल देगी, ना किसी से मोहब्बत करेगी, बल्कि देखने वाले तुझे पाने की हसरत दिल में लेकर कुड़ते कुड़ते मर जाएंगे।
लेकिन तेरी ये हालत देखते हुए मैं परेशानी और फिक्रमंदियों का शिकार हो गई हूं। मेरी बच्ची, बता वो कौन है जिसकी वजह से तेरी ये हालत हो गई है। जवाब में राधिका चंद लम्हों तक आंखें झपकाती रही, होंठ काटती रही, फिर कहने लगी, अम्मा, जिसकी वजह से मेरी यह हालत है, जिसकी मोहब्बत, जिसकी चाहत मेरी रग रग, मेरे जिस्म के हर आज़ाओ जवारे और मेरी जात की नस नस और रोम रोम में समा चुकी है, उसका नाम ओगर खान है। पार्वती चौंकी और कहने लगी, मेरी बच्ची, ये तू क्या कह रही है? क्या ये वही ओगर खान है जिसके पास तू रह कर आई है? जवाब में जब राधिका ने इस बात में गर्दन हिलाई तब पार्वती फिर बोल उठी, बेटी, यहां आने के चंद दिन बाद तूने मुझ पर इंकशाफ किया था कि ओगर खान पूना के वाली जयसिंह की बेटी शीतल को चाहता था। शीतल भी उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। फिर तूने मुझे यह बताया कि मरहट्टों ने हमलावर होकर शीतल का काम तमाम कर दिया है। मेरी बच्ची, जब तू ओगर खान के पास रह रही थी तो वहां रहते हुए तूने क्यों उस पर अपनी मोहब्बत का इजहार ना किया? क्या ऐसा तूने शीतल की वजह से ना किया था? मेरी बेटी, ये तुमने गलती की, बल्कि फाश गलती की। तुम्हें चाहिए था कि अपनी मोहब्बत का इजहार ओगर खान पर कर देती। अगर ऐसा हो जाता तो मेरा अंदाजा है कि शीतल के साथ साथ ओगर खान तुझे भी अपनी जिंदगी का साथी बना लेता। इस तरह आज तुम जहनी कर्ब का शिकार ना होती। पार्वती जब खामोश हुई तब इंतहाई बेबसी का इजहार करते हुए राधिका कहने लगी, अम्मा, आपकी सोच का अंदाजा दुरुस्त नहीं। ओगर खान के पास रहते हुए मुझे उससे कोई मोहब्बत ना थी, बल्कि मैं उसे दूसरे मुसलमानों की तरह अछूत ख्याल करती थी। उसके बर्तनों तक में खाना पीना तर्क कर दिया था, अपने बर्तन अलहदा कर लिए थे। इस बिना पर मेरा भाई किशन सिंह मुझसे नाराज भी था, इसलिए कि किशन सिंह ओगर खान को अपने भाई की तरह चाहता है। ऐसा करने में वो हक बजानी भी है, इसलिए कि ओगर खान हमारा मोहसिन, हमारा मुरब्बी है। लेकिन खता मुझसे ही हुई थी कि मैंने उसे अछूत जानना शुरू किया था। अम्मा, ओगर खान के पास रहते हुए मुझे उससे सिर्फ एक हमदर्दी और लगाव था। उस वक्त मैं यही समझ रही थी कि हमदर्दी और लगाव इस बिना पर है कि वो हमारी मदद पर आमादा है, हमें अपने यहाँ पनाह दे रखी है। साथ ही उसने वादा कर रखा है कि वो मरहट्टों के सालार संत से हमारा इंतकाम लेगा। पर अम्मा, मेरी बदकिस्मती की इब्तदा उस वक्त हुई जब मैं ओगर खान के पास से निकलकर यहाँ अपनी हवेली में आ गई। यहाँ एक दो दिन तो ठीक गुजर गए, उसके बाद मुझे ओगर खान की याद आना शुरू हो गई। वो हमदर्दी, वो लगाव जो ओगर खान के पड़ाव में पलता रहा था, यहाँ आकर उसने मेरी जात के अंदर तूफान, मेरी जात के अंदर आतिश कदे खड़े कर दिए थे। और फिर मुझे एहसास हुआ कि वो हमदर्दी सिर्फ हमदर्दी ना थी, वो लगाव सिर्फ लगाव ना था, बल्कि वो तो मोहब्बत का एक अलाव था, चाहत का एक आतिश फिशा था, जो ओगर खान से अलहदा होने के बाद मेरे जीवन और मेरे जिस्म में फट पड़ा। अम्मा, अब मैं महसूस करती हूँ कि जिस कदर मोहब्बत और चाहत मुझे ओगर खान से है, वो मुझे दुनिया की किसी हस्ती, किसी भी शय से नहीं है। अम्मा, ओगर खान के पास रहते हुए मुझ निगोड़ मारी को क्या खबर थी कि एक दिन उसी शख्स की मोहब्बत, जिसको मैं अछूत समझ रही हूँ, तूफान बनकर, आतिश फिशानी, लावा बनकर मेरी जात, मेरे जिस्म, मेरे जीवन का घेराव कर लेगी। यहां तक कहने के बाद राधिका रुकी, फिर बेबसी का इजहार करते हुए पार्वती को मुखातिब करते हुए वो कहने लगी, अम्मा, अब बताओ मैं क्या करूं? मैं बड़ी बेबस और लाचार हो गई हूं। अपनी इस मोहब्बत का इजहार मैं अपने भाई किशन सिंह से भी नहीं कर सकती, इसलिए कि ओगर खान के पास रहते हुए मेरा रवैया दुरुस्त नहीं था। मैं उसे अछूत ख्याल करती रही और भाई उसके मामले में मुझे डांटते रहे। अब मैं किस मुंह से अपने भाई के सामने ये इकरार करूं कि वो शख्स जिसे मैं अछूत ख्याल करती थी, अब वही मेरी जिंदगी का हदफ, मेरी जात का महवर और मेरे जीवन का मरकजी नुक्ता बन चुका है। राधिका रुकी, कुछ सोचा, पार्वती को मुखातिब करते हुए वो कह रही थी, अम्मा, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगी, अपने दिल की हर बात कह दूंगी, इसलिए कि मैंने हमेशा तुम्हें माता का दर्जा दिया है। अम्मा, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं फिलफोर अपनी इस हवेली से भागकर ओगर खान के पास पहुंच जाऊं, अपना सर उसके कदमों में रख दूं और उससे कहूं कि तुम मेरी जात ही नहीं, मेरे जिस्म का एक हिस्सा हो। तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अपनी हवेली के बजाय मैं तुम्हारे पड़ाव के खेमों को तरजीह देती हूं। राधिका जब खामोश हुई तब पार्वती ने आगे बढ़कर राधिका को अपने साथ लिपटा लिया, उसका गाल थपथपाया, उसकी पेशानी चूमी, फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, मेरी बच्ची, तू इतनी फिक्रमंद और इतनी परेशान क्यों हो रही है? अब तू अपनी हालत को संभाल। ओगर खान को तुमसे किसी ने छीन तो नहीं लिया, या वो किसी ऐसी जगह तो नहीं चला गया जहां से वो लौटकर? पार्वती से आगे कुछ ना कह सकी, इसलिए कि राधिका ने तड़प कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। कहने लगी, अम्मा, ओगर खान से मुतल्लिक कभी ऐसा जुमला ना कहना। अब तो ओगर खान को मैं अपनी जात, अपने जिस्म, अपने जीवन से भी ज्यादा चाहने लगी हूं। जवाब में पार्वती मुस्कुराई, फिर कहने लगी, अच्छा तू फिक्रमंद ना हो, अपने आप को संभाल। अब तुम्हारी इस मोहब्बत और चाहत के सिलसिले में मैं तुम्हारी राजदार हूं।
मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि कोई मुनासिब मौका जानकर मैं खुद तुम्हारी इस मोहब्बत का इजहार किशन पर कर दूंगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि जब किशन को पता चलेगा कि तुम उसके दोस्त, उसके भाई ओगर खान को पसंद करने लगी हो, तो वो नाराज नहीं होगा, खफा नहीं होगा, बल्कि जरूर कोई ऐसी तदबीर करेगा जिसके तहत तुम्हें ओगर खान का जीवन साथी बना दिया जाए। पार्वती के उन अल्फाज पर राधिका किसी हद तक मुतमईन और खुश हो गई थी। मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी थी। पार्वती अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, राधिका का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहने लगी, मेरी बच्ची, अब उठ, हाथ मुंह धो, अपने आप को संभाल। तूने कल का लिबास भी तब्दील नहीं किया। अच्छा साफ सुथरा लिबास पहन और मुतमईन हो जा। जैसा तू चाह रही है वैसा ही होगा। पार्वती के कहने पर राधिका मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। फिर उसका हाथ थामकर पार्वती राधिका को कमरे से बाहर ले जा रही थी। सूरज गरूब होने से थोड़ी देर पहले जरनिगार का बाप सिकंदर अपनी हवेली में दाखिल हुआ, सीधा दीवान खाने की तरफ गया। दीवान खाने में उस वक्त जरनिगार और उसकी मां सुल्ताना बैठी किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी। सिकंदर दीवान खाने में दाखिल होने के बाद दोनों माँ बेटी के सामने जा बैठा। उसके चेहरे पर उस वक्त सुकून भरा तबस्सुम था। दोनों माँ बेटी कुछ देर तक बड़े गौर से उसकी तरफ देखती रही। फिर सुल्ताना ने पूछ लिया, आज आप खिलाफे मामूल कुछ ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। पहले जब कभी भी आप काम से वापस घर आए, मैंने कभी आपका चेहरा ऐसा खुशो खुरम नहीं देखा। जवाब में सिकंदर खुलकर मुस्कुराया, कहने लगा, आज मामला ही ऐसा है कि मैं खुश दिखाई दे रहा हूं, इसलिए कि मेरा बेटा रनमस्त खान आ रहा है। सिकंदर के उन अल्फाज पर जहां सुल्ताना बेपनाह खुशी का इजहार करने लगी थी, वहां जरनिगार चौंकी थी। अपनी जगह पर खुशी में तकरीबन उछलते हुए उसने पूछ लिया, अब्बा कहाँ है रनमस्त खान? यह सवाल करने के बाद जरनिगार बड़ी बेताबी और बेचैनी में सिकंदर की तरफ देखते हुए जवाब का इंतजार करने लगी थी कि सिकंदर बोल उठा, बेटी वो सूरत शहर के मुस्तकर में पहुंच चुका है, मेरे ख्याल में थोड़ी देर तक आने ही वाला होगा। सिकंदर यहां तक ही कहने पाया था कि उसे रुक जाना पड़ा, इसलिए कि हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इस पर जस लगाते हुए जरनिगार अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। फिर बारी बारी अपनी माँ और बाप की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरे ख्याल में वो आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलती हूँ। जरनिगार ने जब हवेली का दरवाजा खोला तो वाकई रनमस्त खान दरवाजे पर खड़ा था। उसे देखते ही बेपनाह खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए जरनिगार कहने लगी, आप अंदर आए। थोड़ी देर पहले घर में आप ही का जिक्र हो रहा था। बाबा भी बाहर से आए हैं और उन्होंने हमें इत्तला पहले से कर दी हुई है कि आप मुस्तकर में पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर तक घर आएंगे। यहां तक कहने के बाद जरनिगार रुकी। फिर बड़े प्यार और मोहब्बत में रनमस्त खान को मुखातिब करते हुए कहने लगी, आपका घोड़ा कहाँ है? रनमस्त खान हवेली में दाखिल हुआ, कहने लगा, घोड़े को मैं मुस्तकर ही में छोड़ आया हूं। इतनी देर तक सिकंदर और सुल्ताना भी बाहर निकल आए थे। सिकंदर पहले रनमस्त खान को गले लगाकर मिला, सुल्ताना ने भी उससे प्यार किया। फिर तीनों रनमस्त खान को दीवान खाने में ले गए। जब सब नशिस्तों पर बैठ गए तब सिकंदर ने रनमस्त खान को मुखातिब किया, बेटे थोड़ी देर पहले मुझे मुस्तकर में तुम्हारी आमद की इत्तला हो चुकी थी, लेकिन मुझे यह नहीं बताया गया कि तुम अकेले आए हो या तुम्हारे साथ तुम्हारा लश्कर भी है। इस पर रनमस्त खान कहने लगा, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा लश्कर भी है और मैं मीरे मोहतरम की तरफ से कुछ सामान पहुंचाने के लिए अपने सालार शुजात खान की तरफ जा रहा हूं। मैंने मीरे मोहतरम से इजाजत ली थी कि मैं सूरत में रुककर और कयाम करके शुजात खान की तरफ जाऊंगा। इस बिना पर उन्होंने मुझे एक हफ्ता यहाँ कयाम करने की इजाजत दे दी। रनमस्त खान जब खामोश हुआ तब शिकवा भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए जरनिगार कहने लगी, आपको अपने साथ भाई को भी लाना चाहिए था। शीतल की वजह से एक तो वो पहले ही उदासी और अफसुर्दगी महसूस कर रहे होंगे और फिर आप और मेरी शादी के बाद मेरे ख्याल में वो अपने आप को तन्हा महसूस करेंगे। ऐसे में उन्हें अपनों और अपनाइयत दोनों की जरूरत है। यहाँ तक कहने के बाद जरनिगार रुकी। फिर रनमस्त खान को मुखातिब करके कहने लगी, इन दिनों वैसे भी ओगर भाई का यहाँ आना बहुत जरूरी है, इसलिए कि अम्मा ने भाई के लिए एक बेहद खूबसूरत और आला शख्सियत की लड़की तलाश कर रखी है। अम्मा और अब्बा चाहते हैं कि भाई की शादी उससे करा दी जाए। वो लड़की सूरत शहर की रहने वाली है, पेशे के लिहाज से उसके खानदान वाले ताजिर हैं, साहिब सरवत हैं और फिर लड़की ही नहीं, लड़की के अहले खाना भी भाई को अच्छी तरह जानते हैं और उनकी कारकर्दगी से मुतासिर भी हैं। और वो यहाँ तक कहते कहते जरनिगार को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि मुस्कुराते हुए रनमस्त खान बोल पड़ा, इससे आगे मेरे ख्याल में तुम ये कहना चाहोगी कि वो रिश्ता देने के लिए तैयार भी हैं। इस बार जरनिगार की बजाय उसकी माँ सुल्ताना बोल उठी, नहीं बेटे, ऐसा मामला नहीं है, अभी हमने उनसे रिश्ते की बात नहीं की, मैंने सिर्फ लड़की को देखा है। जब उनसे तारुफ कराते हुए तुम्हारा और ओगर खान दोनों भाइयों का जिक्र आया तो उन्होंने भी ओगर खान की तारीफ की। वो पूरे का पूरा खानदान ओगर खान की जुर्रत और शुजात का गर्विदा है।
अब मैं तो ये चाहती थी कि ओगर खान यहाँ आए, चंद दिन हमारे यहाँ कयाम करे। उसके कयाम के दौरान मैं और जरनिगार दोनों माँ बेटी किसी न किसी बहाने उस लड़की को अपने यहाँ लेकर आएंगे। ओगर खान एक नजर उस लड़की को देख ले, अगर वो लड़की उसे पसंद आए तब हम उसके अहले खाना से रिश्ते की बात करेंगे। सुल्ताना जब खामोश हो गई तब किसी कदर संजीदगी और फिक्रमंदी में रनमस्त खान कहने लगा, अम्मा, भाई ने अपने आप को यकसर ही तब्दील कर लिया है। पहले वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सब लोगों के साथ हंसते थे, ठट्ठा और मजा भी कर लेते थे, लेकिन शीतल के मरने के बाद उन्होंने बिल्कुल ही संजीदगी का लिबादा ओढ़ लिया है। बहुत कम गुफ्तगू करते हैं, ज्यादातर खामोश ही रहते हैं। आपकी तरफ आते हुए मैं उनसे मिलकर आया हूँ, इसलिए कि उन्होंने इन दिनों अहमदनगर ही में कयाम किया हुआ है। उस मुलाकात के दौरान मैंने उनसे शादी करने के लिए भी कहा। मैंने उनसे यहाँ तक कहा कि आप किसी लड़की का इंतखाब करें, मैं जरनिगार और उसके माँ बाप सब मिलकर आपकी शादी का बेहतरीन एहतमाम करेंगे। लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया वो मेरे लिए इंतहा दर्जे का मायूस कुन है। उन्होंने कहा कि वो अब शादी नहीं करेंगे। रनमस्त खान के उन अल्फाज पर सिकंदर, सुल्ताना और जरनिगार भी लम्हा भर के लिए संजीदा और फिक्रमंद हो गए थे। फिर उस खामोशी और संजीदगी और अफसुर्दगी को जरनिगार ने तोड़ा। रनमस्त खान की तरफ देखते हुए वो कह रही थी, अगर उन्होंने आपको ये जवाब दिया है तो फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार भाई को पकड़कर यहाँ ले आए, फिर देखे मैं, अम्मा और अब्बा तीनों मिलकर कैसे उन्हें शादी पर आमादा कर लेते हैं। जरनिगार जब खामोश हुई तब चौंकने के अंदाज में रनमस्त उन तीनों की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं आप लोगों को भाई से मुतालिक एक अच्छी खबर बताना तो भूल ही गया। इस पर चौंकने के अंदाज में जरनिगार ने पूछ लिया, वो क्या? रनमस्त बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, भाई और एतकाद खान दोनों मरहट्टों के पेशवा शंभू जी पर हमलावर हुए थे। शंभू जी एक बहुत बड़े लश्कर के साथ एक जगह पड़ाव किए हुए था, वहां भाई और एतकाद खान दोनों उन पर हमलावर हुए। शंभू जी के साथ उसका दस्ते रास्त कवि कैलाश भी था। मरहट्टों के लश्कर की अक्सरियत को भाई और एतकाद खान ने मौत के घाट उतार दिया, जबकि शंभू जी और कवि कैलाश दोनों को जिंदा गिरफ्तार करके मीर मोहतरम के सामने पेश कर दिया गया। इस तरह अब शंभू जी मरहट्टों का पेशवा नहीं है, बल्कि मरहट्टों ने अब शंभू जी के सौतेले भाई राम जी को अपना पेशवा तस्लीम कर लिया है। रनमस्त खान के खामोश होने पर उसे मुखातिब करते हुए जरनिगार मजीद कुछ कहना चाहती थी कि सिकंदर खान, सुल्ताना और अपनी बेटी जरनिगार दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, बातें बाद में हो जाएंगी, मैं पहले ही कह चुका हूं मुझे भूख लगी है। रनमस्त भी यकीनन सिकंदर को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि मुस्कुराते हुए रनमस्त बोल उठा, भूख तो खैर मुझे भी लगी है। इस पर जरनिगार और सुल्ताना दोनों उठकर मतबख की तरफ चली गई थी, जबकि सिकंदर और रनमस्त खान दोनों दीवान खाने में बैठकर मरहट्टों से मुतालिक गुफ्तगू करने लगे थे। राधिका और पार्वती दोनों हवेली के कमरे में बैठी किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी कि उस कमरे में किशन सिंह दाखिल हुआ। उसे देखते ही बेचैनी और बेताबी का इजहार करते हुए राधिका अपनी जगह पर उठते हुए कहने लगी, भाई, मैं बड़ी शिद्दत से आपका इंतजार कर रही थी, इसलिए कि एक इंतहाई अहम मौजू से मुतालिक मैं आपसे तफसील जानना चाहती थी। किशन सिंह आगे बढ़कर सामने वाली नशिस्त पर बैठ गया। राधिका भी बैठ गई। फिर किशन सिंह कहने लगा, अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो मेरी बहन, मैं भी तुम्हारे लिए 2 अच्छी खबरें लेकर आया हूँ। राधिका की आंखों में चमक और खुशी पैदा हुई। फिर कहने लगी, भाई, अगर तुम्हारे पास अच्छी खबरें हैं तो कहो, ताकि मैं भी उन अच्छी खबरों की खुशी से मुस्तफीद हो सकूं। जवाब में किशन सिंह कहने लगा, नहीं, ऐसे नहीं। अगर मैंने वो अच्छी खबरें पहले कह दी और उसके बाद जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो उस मौजू पर गुफ्तगू शुरू हो गई तो फिर उन अच्छी खबरों की खुशी मांद पड़ जाएगी। लिहाजा पहले तुम पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो, क्या जानना चाहती हो। किशन सिंह के उन अल्फाज के जवाब में अपने खूबसूरत होंठों पर राधिका ने जबान फेरी। फिर कहने लगी, भाई, मुझे थोड़ी देर पहले अम्मा ने बताया है कि गुज़िश्ता शब मुसलमानों का लश्कर अपने सालार शहाबुद्दीन की सरकर्दगी में यहाँ से चला गया था। अम्मा भी किसी से सुनकर आई है। यह खबर सुनकर मैं परेशान हो गई थी कि अगर मुसलमानों का लश्कर इस तरह हमारे यहाँ से कहीं और चला जाता है और हमसे इंतकाम लेने के लिए मरहट्टे इन इलाकों पर हमलावर हुए तो हमें तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राधिका के उस इस्तफसार पर किशन सिंह मुस्कुराया। फिर कहने लगा, मेरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल औरंगजेब आलमगीर ने अपने लश्करियों के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ जगहों पर मुतय्यन कर रखे हैं। जगह जगह उन लश्करियों ने पड़ाव कर रखे हैं ताकि मरहट्टे इधर उधर हमलावर होकर जो लूट मार का बाजार गर्म करते हैं उनकी उस शिकस्त और रेख्त को रोका जाए। मीर मोहतरम ने शहाबुद्दीन की सरकर्दगी में एक लश्कर यहाँ मुतय्यन किया है। उसके मुतय्यन किए जाने का भी मकसद यही है कि अगर इन इलाकों में मरहट्टे तबाही और बर्बादी का खेल खेलना चाहे तो उन्हें ऐसा ना करने दिया जाए। जो तुम गुज़िश्ता शब से मुतालिक पूछ रही हो तो वो कोई बड़ा हादसा या बड़ी बात ना थी। दरअसल मुसलमानों के लश्कर के सालार शहाबुद्दीन ने मीर मोहतरम के कहने पर इन इलाकों के अतराफ में अपने मुखबिर और अपने तिलायागर फैला रखे हैं जो मरहट्टों से मुतालिक इतलात फराहम करते रहते हैं।
गुज़िश्ता दिन शहाबुद्दीन को इत्तला मिली थी कि मरहट्टों का एक लश्कर हमलावर होने और लूट मार करने के लिए इन इलाकों का रुख कर रहा है। ये खबर सुनते ही गुज़िश्ता शब शहाबुद्दीन सिर्फ अपने आधे हिस्से के लश्कर के साथ हरकत में आया। आधा हिस्सा उसने पड़ाव ही में रखा, आधा हिस्सा लेकर वो मरहट्टों की तरफ गया। रात की तारीकी में मरहट्टों पर हमलावर हुआ, उनकी अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया और बाकी को भाग जाने पर मजबूर कर दिया। रातों रात ये कार्रवाई करने के बाद शहाबुद्दीन वापस अपने पड़ाव में आ गया था। मेरी बहन, इस सिलसिले में तुम्हें फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है। शहाबुद्दीन पूरा लश्कर लेकर यहाँ से तो नहीं चला गया, आधा लश्कर पड़ाव ही में था। उसने अपनी कार्रवाई की और फिर तुम ये भी देखती हो कि सिर्फ हमारी हवेली नहीं बल्कि इर्द गिर्द जो दूसरी बस्तियां हैं वहां भी मुसल्ला मुसलमान हर हिफाजत की खातिर सरगर्दा रहते हैं। किशन सिंह के खामोश होने पर राधिका ने किसी कदर मुतमईन अंदाज में कहना शुरू किया, अगर शहाबुद्दीन सिर्फ आधे लश्कर के साथ मराठों के खिलाफ हरकत में आने के लिए यहाँ से गया था तो फिर तो फिक्र की कोई बात नहीं। बाकी अगर आधा लश्कर यहाँ था तो यहाँ के लोगों की हिफाजत और तशफ़ी के लिए इतना लश्कर ही काफी है। बहरहाल भाई, आपने जो मुझे जवाब दिया है उससे तो मैं मुतमईन हो गई हूँ। अब आप जो 2 खबरें लेकर आए हैं वो कहें ताकि हम भी उनसे मुस्तफीद हों। किशन सिंह थोड़ी देर तक मुस्कुराकर राधिका की तरफ देखता रहा, फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मेरी बहन, मेरे पास जो पहली खबर है वो तो ओगर खान से मुतल्लिक है। ओगर खान का नाम सुनकर राधिका बुरी तरह चौंकी थी। इंतहाई फिक्रमंदी और परेशानी से वो किशन सिंह की तरफ देखते हुए कहने लगी, क्या हुआ ओगर खान को? राधिका की उस हालत पर किशन सिंह खुद चौंक उठा था। लम्हा भर के लिए उसने अजीब से अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरी बहन, उस बेचारे को क्या होना है? वो हमारा मोहसिन है, हमारा मुरब्बी है। मैं तो हर वक्त उसकी सलामती और उसकी दराजी उम्र का ख्वाहिशमंद रहता हूँ। किशन सिंह के उन अल्फाज के जवाब में राधिका कहने लगी, मेरे भाई, सिर्फ तुम ही नहीं और बहुत से लोग भी ओगर खान की सलामती, उसकी खुशहाली और उसकी दराजी उम्र की ख्वाहिश और आरजू रखते हैं। उस मौके पर किशन सिंह चंद लम्हों तक गौर से राधिका की तरफ देखता रहा, फिर तंजिया से अंदाज में कहने लगा, यकीनन बहुत से आदमी ओगर खान को उसके किरदार की वजह से पसंद करते हैं और उसकी सलामती के ख्वाहिशमंद भी हैं, लेकिन उन लोगों में मेरी बहन कम अज कम तुम शामिल नहीं हो। राधिका ने घूरने के अंदाज में किशन सिंह की तरफ देखा, फिर कहने लगी, भाई, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। उन लोगों में मैं शामिल हूँ और मैं ये भी कह सकती हूँ कि उनमें मैं सरे फहरिस्त हूँ, बल्कि मेरा नाम तुम्हारे नाम से भी पहले आना चाहिए। किशन सिंह फिर थोड़ी देर खामोश रहकर राधिका को घूरता रहा, फिर कहने लगा, मैं समझता हूँ कि ये मेरी बहन के अंदर एक खासी बड़ी तब्दीली है कि वो एक अछूत की सलामती और दराजी उम्र की ख्वाहिश और आरजू भी रखती है। उस मौके पर खफगी के अंदाज में राधिका ने किशन सिंह की तरफ देखा, फिर कहने लगी, भाई, इस मौजू पर तो बाद में भी गुफ्तगू हो सकती है। पहले ये तो बताओ कि ओगर खान से मुतालिक तुम क्या खबर लेकर आए हो? किशन सिंह मुस्कुराया और कहने लगा, ओगर खान से मुतालिक खबर यह है कि बड़े तूफानी और जोरदार अंदाज में वो मरहट्टों के पेशवा शंभू जी पर हमलावर हुआ। उस वक्त शंभू जी और उसका दस्ते रास्त कवि की लाश एक जगह पड़ाव किए हुए थे कि ओगर खान और एतकाद खान दोनों उन पर हमलावर हुए। मरहट्टों के लश्कर को उन्होंने काट कर रख दिया और शंभू जी और कवि की लाश को गिरफ्तार करके अहमदनगर की तरफ ले गए। यहाँ तक कहने के बाद किशन सिंह रुका, गौर से राधिका की तरफ देखा, फिर पूछने लगा, क्या ये ओगर खान से मुतालिक अच्छी खबर नहीं है? राधिका बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए और अपने लबों पर गहरी मुस्कुराहट बखेरते हुए कहने लगी, भाई, ये अच्छी खबर नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये बहुत ही अच्छी खबर है। राधिका के उन अल्फाज पर किशन सिंह भी खुलकर मुस्कुरा दिया था। यहाँ तक कि राधिका ने फिर उसे मुखातिब किया, भाई, अब दूसरी खबर कहो। किशन सिंह अचानक संजीदा हो गया, कहने लगा, मेरी बहन, दूसरी खबर भी अच्छी है, लेकिन इस खबर ने मुझे एक फिक्रमंदी और परेशानी में डालकर रख दिया है। मेरी बहन, दूसरी खबर यह है कि रनमस्त खान इन इलाकों की तरफ आ रहा है। वो शहाबुद्दीन और उसके लश्करियों के लिए कुछ सामान ला रहा है और चंद दिन यहाँ कयाम भी करेगा। किशन सिंह मजीद कुछ कहना चाहता था कि बीच में बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए राधिका बोल उठी, कहने लगी, अगर रनमस्त भाई इधर आ रहा है तो फिर मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी खबर है। पर मेरे भाई, इस खबर की वजह से तुम्हें कौन सी परेशानी और फिक्रमंदी लाहिक है? पहले जैसी संजीदगी में किशन सिंह कहने लगा, मेरी बहन, जब रनमस्त यहाँ आएगा तो मैं चाहूंगा कि वो चंद दिन के लिए हमारे साथ हमारी हवेली में कयाम भी करे। पर मेरे लिए मुसीबत यह है कि मैं उसे कैसे हवेली में ठहराऊंगा और कैसे उसकी खातिर और खिदमत करूंगा। जुस्तजू भरे अंदाज में राधिका ने उसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया, क्यों, क्या हो गया? क्या वो हमारी हवेली में कयाम नहीं कर सकता और क्या हम उसकी खातिर और खिदमत और दावत नहीं कर सकते? किशन सिंह ने एक लंबा सांस लिया और कहने लगा, मेरी बहन, रनमस्त खान ओगर खान का भाई है और मुसलमान भी है। ओगर खान जो हमारा मोहसिन और मुरब्बी है उसे तुम अछूत समझती हो, तो रनमस्त तो तुम्हारी निगाहों में उससे भी कमतर हो जाएगा।
जब वो एक अछूत है तो फिर एक अछूत की हम अपने यहाँ कैसे दावत करेंगे, कैसे उसकी खातिर खिदमत करेंगे, और एक अछूत को कैसे हम अपनी हवेली में कयाम करने की दावत दे सकेंगे। किशन सिंह की उस गुफ्तगू के जवाब में बड़ी खफगी और नाराजगी का इजहार करते हुए राधिका कहने लगी, भाई ये तुमने क्या बार बार अछूत अछूत की रट लगा रखी है। मेरे भाई, अगर वो अछूत हैं तो फिर यूं जानो मैं भी अछूत हूं। राधिका के उन अल्फाज पर किशन सिंह चौंका, कहने लगा, मेरी बहन, तुम अछूत तो नहीं हो, तुम तो एक अछूती बहन हो। नाराज और खफा क्यों होती हो? ये बात मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, बल्कि इसे तो तुमने अपने रवैये से खुद साबित किया हुआ है। गुस्से का इजहार करते हुए राधिका अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, कहने लगी, इस मौजू पर मैं बाद में आपसे बात करूंगी। फिर वो गुस्से में पांव पटकती हुई कमरे से निकल गई थी। पार्वती भी उठकर उसके पीछे पीछे बाहर चल दी थी। शंभूजी और कवि कैलाश के शिकस्त खाने और गिरफ्तार हो जाने के बाद मरहटों ने शिवाजी के बेटे और शंभूजी के सौतेले भाई राजा राम को अपना पेशवा बना लिया था। रायगढ़ के मकाम पर उसकी तख्त नशीनी का ऐलान किया गया और रायगढ़ में मरहटों की सारी कुव्वत को जमा किया गया ताकि मुगलों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई की जाए। शंभूजी के बीवी बच्चे और दूसरे सरकर्दा मरहट्टा सालारों और उमरा के अहले खाना भी रायगढ़ में मुंतकिल कर दिए गए थे। दूसरी तरफ औरंगजेब आलमगीर भी बदलते हुए हालात पर गहरी निगाह रखे हुए था। औगर खान और एतकाद खान को उसने खसूसियत के साथ मरहटों के पीछे लगाया हुआ था। औरंगजेब आलमगीर को जब शंभूजी के बाद राजा राम के तख्त नशीन होने की इत्तला मिली और मुखबिरों ने यह भी बताया कि रायगढ़ के मकाम पर मरहटों ने अपनी सारी ताकत और कुव्वत को मुज्तमा करना शुरू कर दिया है, तब औरंगजेब आलमगीर के कहने पर एतकाद खान और औगर खान लश्कर लेकर रायगढ़ की तरफ बढ़े। मरहट्टे भी तैयार और चौकस थे। उनके मुखबिरों ने राजा राम, हरजी, संत, धना और ऐसे ही दूसरे सालारों को इत्तला कर दी थी कि औरंगजेब आलमगीर का लश्कर औगर खान और एतकाद खान की सरकर्दगी में रायगढ़ पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है। लिहाजा उनका मुकाबला करने के लिए मरहट्टों ने रायगढ़ से बाहर अपने लश्कर का पड़ाव कर लिया था ताकि हमलावरों का रायगढ़ से बाहर मुकाबला किया जाए। औगर खान और एतकाद खान जो ही अपने लश्कर के साथ रायगढ़ के नवाह में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन पर हमलावर होने के लिए मरहट्टे अपनी सफें दुरुस्त करने लगे थे। एतकाद खान और औगर खान ने भी फौरन जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने लश्कर को उस्तवार करना शुरू कर दिया था। फिर देखते ही देखते मरहट्टे एतकाद खान और औगर खान पर वीरानों में नजूल करते तारीकियों के सहले बेआमा, फिजाओं की हर शय का मिजाज बरहम कर देने वाले, करवटें लेते बेजमीर बगोलों और लहू पर तिश्नगी की मोहरें सब्त कर देने वाले नोकीले नेजों की तरह टूट पड़े थे। एतकाद खान और औगर खान ने भी जवाबी कार्रवाई की। पहले उन्होंने लम्हों के उबाल और आंधियों तक में सिलवटें डाल देने वाली कड़कती बर्फ की तरह तकबीरें बुलंद की। उसके बाद वो दोनों भी मरहटों पर करवटें लेती आंधियों की तरह हमलावर हो गए थे। रायगढ़ से बाहर दोनों लश्कर कयामत खेजी के अंदाज में एक दूसरे से टकराने लगे थे कि हर कोई दूसरे को जेर करना चाहता था। हर घड़ी कयामत में तब्दील होने लगी थी। चेहरों पर सवालों के अंबार जमा होना शुरू हो गए थे। मौत के खूनी कारवां जानों का आजार बनने लगे थे। कजा के साए चारों तरफ रक्स करने लगे थे, जिनके सामने जीस्त बुरी तरह कर्राह उठी थी। मरहट्टों का ख्याल था कि वो रायगढ़ के नवाह में एतकाद खान और औगर खान को शिकस्त देकर मार भगाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें खाक में मिल गई। रायगढ़ के नवाह में औगर खान और एतकाद खान दोनों ने मरहट्टों को बदतरीन शिकस्त दी। उस मौके पर मरहट्टों से एक बहुत बड़ी गलती सरजद हुई। मरहट्टों का सालार हरजी शिकस्त के बाद रायगढ़ में दाखिल होने की बजाय लश्कर के एक बहुत बड़े हिस्से के साथ दाएं जानिब भाग गया, जबकि बाकी सालारों के साथ रामजी शिकस्त उठाकर शहर की तरफ भागा। अब उनकी बदकिस्मती, अपने लश्कर के साथ औगर खान और एतकाद खान भी उनके पीछे हो लिए, और जब मरहट्टे शहर में दाखिल हुए और शहर पनाह के मुहाफिजों ने दरवाजा बंद करना चाहा तो मुसलमान लश्करियों ने उन पर हमलावर होकर उनका खात्मा कर दिया और मरहट्टों के पीछे पीछे वो भी शहर में दाखिल हो गए। शहर के अंदर एक बार घमसान का रन पड़ा। यहाँ भी मरहट्टों को बदतरीन शिकस्त हुई। उस शिकस्त के नतीजे में राजा राम और दूसरे सालार अपने लश्कर को लेकर शहर पनाह के दूसरे दरवाजों की तरफ भाग खड़े हुए। उनका इरादा था कि शहर से निकलकर किसी और समत भागेंगे। उस मौके पर औगर खान और एतकाद खान ने आपस में मशवरा करने के बाद ये तय किया कि एतकाद खान शहर के अंदर ही रहे, शहर का नज्मो नस्क अपने हाथ में ले ले, जबकि औगर खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ राजा राम और मरहट्टों के दूसरे सालारों के ताकुब में निकल खड़ा होगा। अब मरहट्टों की सूरत हाल यूं हो गई कि हरजी तो एक लश्कर लेकर दूसरी समत भागा था, उसका रुख हैदराबाद की तरफ था, जबकि राजा राम और दूसरे सालार शहर पनाह से निकलकर अपनी जाने बचाने के लिए पहले इकट्ठे एक समत भागे। सूरज गरूब होने के बाद चूंकि तारीखी फैलने लगी थी, लेकिन औगर खान ने उनका ताकुब तर्क नहीं किया। मरहट्टों ने जब देखा कि औगर खान साए की तरह उनके पीछे चला आ रहा है
तब उन्होंने ये कदम उठाया। जिस लश्कर को लेकर वो भागे थे उसका बड़ा हिस्सा तो उन्होंने राजा राम के साथ ही रहने दिया। बाकी छोटे छोटे हिस्से सन, धना और कुछ दूसरे सालारों की सरकर्दगी में अलहदा हो गए। औगर खान ने बाकी सालारों को तो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन राजा राम के पीछे वो पड़ गया था। मोर्रखीन लिखते हैं कि राजा राम अपनी जान बचाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाता रहा, इधर उधर भागता रहा। उसका ख्याल था कि वो बच निकलने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन औगर खान उसके पीछे था। उसने भी तहिया किया हुआ था कि राजा राम का खात्मा करके रहेगा। उस मौके पर चूंकि मरहट्टों की ताकत और कुव्वत मुंतशिर हो गई थी, लिहाजा औगर खान चाहता था कि राजा राम का खात्मा किया जाए, ताकि मरहट्टे फिर यकजा होकर सरकश और बागी बनकर सर उठाने के काबिल न रहें। सूरज गरूब होने के लिए काफी झुक गया था। राधिका अपनी ख्वाबगाह में मसहरी पर लेटी न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी कि खनखारते हुए उसका भाई किशन सिंह उसकी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। राधिका उठकर बैठ गई, अपने बाल और अपना लिबास दुरुस्त किया। इतनी देर तक किशन सिंह आगे बढ़कर मसहरी के पास जो नशिस्तें थी उनमें से एक पर बैठ गया। उसकी तरफ गौर से देखते हुए राधिका बोल उठी, भाई इस वक्त कहां से आ रहे हैं? किशन सिंह थोड़ी देर तक बड़े गौर से राधिका की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, मैं तो काफी देर से हवेली ही में हूँ। मुसलमानों के सालार शहाबुद्दीन की तरफ गया हुआ था, लेकिन वहां से तो मैं काफी देर पहले का लौट चुका हूँ। अम्मा के पास बैठा हुआ था। मेरी बहन, इस वक्त तो मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। इस गुफ्तगू के बाद मैं तुम्हें एक अच्छी नहीं बल्कि दो अच्छी खबरें सुनाऊंगा। तेज निगाहों से राधिका ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, कैसी गुफ्तगू करना चाहते हो मुझसे? किशन सिंह ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अम्मा पार्वती ने मुझ पर एक इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ मेरे लिए नया, अनोखा बल्कि नाकाबिले एतबार है, और उसी मौजू पर मैं मेरी बहन तुमसे बात करना चाहता हूँ। अम्मा ने मुझे बताया है कि तुम औगर खान से मोहब्बत करने लगी हो। मेरी बहन देख, मेरी इज्जत का सवाल है। औगर खान को मैं अपना भाई कह चुका हूँ। मेरा दिल कहता है कि तुम ना उसे पसंद करती हो ना उससे मोहब्बत कर सकती हो, इसलिए कि तुम उसे अछूत ख्याल करती हो। मेरी बहन, मैं अभी से तुम्हारे पांव पड़ जाता हूँ, पर यह ना करना कि औगर खान को अपनी मोहब्बत का चकमा देकर फिर उससे अलहदा होकर उसे तकलीफ और अजियत देने की कोशिश करो। शीतल को वो प्यार करता था, अब वो मर चुकी है। पता नहीं उसने पहले शीतल के गम को कैसे बर्दाश्त किया होगा। अब तूने अगर उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फांसने के बाद उसे धोखा दिया तो मेरी बहन, मैं अभी से तुम्हें कहे देता हूँ कि फिर इस हवेली में तुम अकेली रहोगी। मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तुमसे कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक, कोई रब्त न रखूंगा। इससे पहले जो तुम बातें या रवैया या सलूक औगर खान के साथ रवा रखती रही हो, उसे मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया था। ऐसा रवैया मेरी बहन के अलावा कोई करता तो यकीनन मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता। सो मेरी बहन, जो हो चुका सो हो चुका। औगर खान एक अच्छा, एक नायाब इंसान है। वो कहीं भी हाँ कहे, हामी भरे, उसके लिए हजारों नहीं लाखों हसीन से हसीन तर लड़कियां मिल सकती हैं। लिहाजा मेरी तुमसे विनती है कि औगर खान से मोहब्बत और चाहत का मजाक ना करना, इसलिए कि वो मेरा भाई है। शीतल के गम के बाद मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे ही किसी और गम और अजियत का शिकार हो। किशन सिंह के उन अल्फाज से राधिका बेचारी और ज्यादा उदास, अफसुर्दा और गमगीन हो गई थी। किशन सिंह जब खामोश हुआ तब दुख भरे अंदाज में वो कहने लगी, भाई मैं किसी को क्या धोखा दूंगी? मैं तो खुद किसी के जाल में फंस चुकी हूँ। औगर खान को अगर मैं धोखा दूं तो यूं जानो मैं खुद अपनी मौत को दावत दूं। भाई, औगर खान अब मेरे लिए सदाकत की आवाज और मेरी जिंदगी के आसमान पर उम्मीद का सितारा है। यहाँ आने के बाद रात के सीने के वैरान गोशों, आसमान पर चमकते सितारों की सरगोशी, साज़े हयात की तारों में मुझे सिर्फ औगर खान का नाम ही सुनाई देता है। ऐसा महसूस होता है जैसे वो अभी से नहीं, अजल से मेरे दिल में बस रहा था, या ये कायनात के नाजिम ने मुझे उसी के लिए पैदा किया था। औगर खान अब मेरी जिंदगी के उफक पर चाहत की शम्मा, मोहब्बत की बाज गश्त, मेरे तखय्युल के उड़ानों में मेरा शीर गर्म सुकून, मेरी सांसों का संगीत, मेरी मोहब्बत का सुलगता राग, मेरे होंठों का तबस्सुम, मेरी निगाहों का सुकून और मेरे दिल की धड़कनों का मुहर्रक है। मैं अगर औगर खान को धोखा दूं तो भगवान मुझे नर्क में डाले। यहां तक कहने के बाद राधिका जब खामोश हुई तब कुछ देर तक बड़ी हैरत से किशन सिंह उसकी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, मेरी बहन, मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। औगर खान के पड़ाव में रहते हुए जो तुम्हारा उसके साथ रवैया था वो कहाँ गया? तुम उसे अछूत ख्याल करती थी, अब वो तुम्हारा नजरिया किधर चला गया? तुमने उनके बर्तनों में खाने पीने से इनकार कर दिया था, अब तुम्हारा ये अकीदा कहाँ खो गया है? जवाब में राधिका के लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, कहने लगी, मेरे भाई, ये बातें सब कागजी महल, रेत के घरौंदे, कच्चे धागों के आशियाने थे जो मेरी मोहब्बत के तूफान के सामने खसो खाशाक की तरह उड़कर खत्म हो गए। अब औगर खान मेरी रूह का नगमा है, मेरी जिंदगी के उफक पर वही मेरी हयात की नवीद है।
यहां तक कहने के बाद राधिका जब रुकी तब किशन सिंह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, राधिका, तू मेरी वो बहन है जिसके लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूं। देख, हमारे माँ बाप मर चुके हैं, मैं ही तेरा भाई, तेरी माँ और तेरा बाप हूं। मैंने हाथ आगे बढ़ाया है, मेरे हाथ पर हाथ रख और सौगंध खा कि जो तू मोहब्बत का इजहार कर रही है, इस मोहब्बत में ओगर खान को धोखा नहीं देगी। और ये भी सौगंध खा कि तेरा ये प्रेम, तेरी ये मोहब्बत सच्ची है। ये सोचकर मेरे हाथ पर हाथ रखना कि ये हाथ सिर्फ तेरे भाई का नहीं, तेरी माँ और तेरे बाप का हाथ है। राधिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, किशन के हाथ पर हाथ रखा, फिर बड़े मजबूत लहजे में कहने लगी, भाई, मैं राधिका हूं, मैंने ना इससे पहले किसी को धोखा दिया है ना दूंगी। भाई, मैं ओगर खान को क्या धोखा दूंगी, मैं तो खुद उसके प्रेम, उसकी मोहब्बत में जलकर खाक हो चुकी हूं। अब मैं कहां धोखा देने के काबिल रही हूं। राधिका के उन अल्फाज पर किशन सिंह अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, राधिका का सर अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी पेशानी पर एक बोसा दिया, कहने लगा, मेरी बहन, अगर ओगर खान के साथ तेरा प्रेम सच्चा है तो यूं जान, आज तेरा भाई बेहद खुश है। ओगर खान को मैंने भाई कहा था, कसम भगवान की, मैं अक्सर बेशतर सोचा करता था कि मेरी बहन के लिए ओगर खान जैसा कोई जवान मिले जिससे मैं अपनी बहन को ब्याह दूं। आज यूं जानो, तुमने मेरे ख्वाबों की ताबीर सजाकर खुद ही मेरे सामने रख दी है। अब मैं भी तुम्हें दो अच्छी खबरें सुनाता हूँ मेरी बहन। पहली खबर यह है कि एतकाद खान और ओगर खान मरहट्टों के मरकजी शहर रायगढ़ पर हमलावर हुए थे। रायगढ़ के नवाह में ओगर खान, एतकाद खान और मरहट्टों के दरमियान होलनाक जंग हुई, जिसमें ओगर खान और एतकाद खान ने उन्हें बदतरीन शिकस्त दी। उस शिकस्त के नतीजे में मरहट्टों के मुख्तलिफ सालार इधर उधर मुंतशिर हो गए। मरहट्टों ने शंभू जी के बाद चूंकि उसके सौतेले भाई राम जी को अपना पेशवा बना लिया था, लिहाजा रात की तारीकी में ओगर खान राम जी के पीछे लग गया। उस वक्त संत और धना के अलावा कुछ और सालार भी राम जी के साथ थे। वो तो उससे अलहदा हो गए, लेकिन ओगर खान राम जी के पीछे लगा रहा। सुना है वो इन इलाकों से गुजरते हुए पिछली समत कहीं आगे निकल गया है, और मुझे उम्मीद है कि राम जी का ताकुब तर्क करके या उसे पकड़ने के बाद ओगर खान इन्हीं रास्तों से वापस जाएगा। ऐसी सूरत में हम उससे मिलेंगे, अपनी हवेली में ठहराएंगे, उसकी खातिरों खिदमत करेंगे। देखो मेरी बहन, जब ओगर खान पलट कर यहाँ आएगा तो मैं उस पर तुम्हारी मोहब्बत का इंकशाफ करूंगा मेरी बहन। फिर कोई वक्त मुकर्रर करके मैं तुम्हें ओगर खान के साथ ब्याह दूंगा। जिस रोज ऐसा होगा, यूं समझना मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पा लिया है। किशन सिंह के उस इंकशाफ पर राधिका खुश हो गई थी, कहने लगी, वो यहाँ से राजा राम के ताकुब में गुजर भी गए और हैरत की बात, हमें खबर तक ना हुई। भाई, जब वो वापस आएंगे तो हम उनकी ऐसी खातिर और खिदमत करेंगे कि अगर उनके दिल में मेरे खिलाफ माजी का कोई गुबार है तो मैं उसे धोकर रख दूंगी। राधिका रुकी, फिर अपने भाई को मुखातिब करके कहने लगी, क्या इस ताकुब में एतकाद भाई भी उनके साथ है? किशन सिंह कहने लगा, नहीं मेरी बहन, ऐसा नहीं है। एतकाद खान को ओगर खान ने रायगढ़ ही में छोड़ा था। एतकाद खान के जिम्मे ये काम लगाया था कि वो रायगढ़ का नज्म और नस्क दुरुस्त करे। अब चूंकि मुसलमानों ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया है, लिहाजा रायगढ़ में इस वक्त राजा राम और दूसरे सालारों के अलावा शंभू जी के बीवी बच्चे भी कयाम किए हुए थे। कहते हैं एतकाद खान मरहट्टा खानदान की तमाम औरतें, बच्चे, शंभू जी के बच्चे, जिनमें शंभू जी का एक 10 साला लड़का शाहू जी भी शामिल है, उन सब को लेकर वो अहमदनगर की तरफ गया और उन्हें औरंगजेब आलमगीर के सामने पेश किया। ये भी कहा जाता है कि जब उन लोगों को औरंगजेब आलमगीर के सामने पेश किया गया तो उसने उन लोगों से निहायत बाइज्जत सलूक किया और उनके आराम और आसाइश का भी बेहतरीन ख्याल रखा। किशन सिंह जब रुका तब बड़े तजस्सुस भरे अंदाज में राधिका ने पूछ लिया, भाई, ये सारी खबरें आपको कहां से मिली? जवाब में किशन सिंह मुस्कुरा दिया, कहने लगा, मैं मुसलमानों के पड़ाव में गया हुआ था, शहाबुद्दीन के पास कुछ देर बैठा और ये सारी खबरें मुझे वहां से ही मिली। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी खबर भी मेरे पास है। प्यार भरे अंदाज में राधिका ने किशन सिंह की तरफ देखा और कहने लगी, अगर एक और अच्छी खबर है तो मेरे भाई बताते क्यों नहीं? किशन सिंह फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, अच्छी खबर यह है कि गुज़िश्ता 2 दिन से रनमस्त खान यहाँ पहुंचा हुआ है। पड़ाव में उससे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उससे कहा था कि हवेली में आना और शाम का खाना हमारे साथ खाना। उस मौके पर राधिका ने घूरने के अंदाज में किशन सिंह की तरफ देखा, कहने लगी, भाई, आपने ये तो बहुत गलत किया। अगर रनमस्त यहाँ आया हुआ है तो आप उसे अपने साथ लेकर आते। वो ओगर खान का भाई है, इस लिहाज से अब वो मेरा भी भाई है। ये तो आपने बहुत बड़ी गलती की। वो क्या सोचेगा कि आप उसे वहां ही छोड़ आए? रनमस्त यहाँ आएगा तो मैं उससे भी पूछूंगी कि वो 2 दिन का यहाँ आया हुआ है और उसने हमारी तरफ आने की जहमत नहीं की। लेकिन मेरे भाई, तुम्हारी गलती ये है कि तुम उसे अपने साथ नहीं लेकर आए। अगर उसे अपने साथ लाते तो उसकी भी इज्जत अफजाई होती। तुम उसे वहां छोड़ आए हो, लिहाजा उसने भी यही ख्याल किया होगा कि तुमने ऊपर ऊपर से ही उसे पूछा है। राधिका को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए किशन सिंह बोल उठा था, मेरी बहन,
ऐसी कोई बात नहीं, तुम उठो, मेरे साथ दीवान खाने में चलो। रनमस्त को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। वो इस वक्त दीवान खाने में बैठा हम दोनों बहन भाई का इंतजार कर रहा होगा। मैं उसे कहकर आया हूँ कि मैं राधिका को लेकर आता हूँ। राधिका ने घूरने के अंदाज में किशन सिंह की तरफ देखा, कहने लगी, मेरे भाई, तुमने तो थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि तुम काफी देर हुई लश्कर से घर लौट चुके हो और ये कि पार्वती के पास बैठे रहे हो, और उसने तुम पर ओगर खान से मेरी मोहब्बत की सारी कैफियत बयान कर दी है। किशन सिंह मुस्कुराया, कहने लगा, मेरी बहन, तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान तो पार्वती ने मुझे सुबह ही कह दी थी, लेकिन मैं उस मौजू पर बड़ी संजीदगी से तुम्हारे साथ गुफ्तगू करना चाहता था। साथ ही मुझे इन इलाकों में गश्त करने वाले लश्करी ने यह भी बता दिया था कि रनमस्त आया हुआ है। इस बिना पर मैं लश्करगाह में चला गया। बहरहाल मेरी बहन, ये बातें बाद में करने की हैं। उठो, रनमस्त अकेला बैठा हम दोनों बहन भाई का इंतजार कर रहा होगा। राधिका उठ खड़ी हुई। दोनों बहन भाई दीवान खाने में दाखिल हुए। वहां रनमस्त अकेला एक नशिस्त पर बैठा हुआ था। जो ही वो दोनों बहन भाई दीवान खाने में दाखिल हुए, रनमस्त अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। मुस्कुराते हुए राधिका करीब गई, कहने लगी, भाई तुम कैसे हो? रनमस्त ने मुस्कुराते हुए अपनी खैरियत बताई। फिर तीनों नशिस्तों पर बैठ गए। उस मौके पर राधिका ने फिर रनमस्त खान को मुखातिब किया, मेरे भाई, तुम्हारे आने की इत्तला तो चंद दिन पहले ही हमें हो चुकी थी कि तुम यहाँ जो लश्कर है उसके लिए कुछ सामान लेकर आ रहे हो। लेकिन क्या तुम अहमदनगर से होकर आ रहे हो? भाई से भी मिलकर आ रहे हो या बाहर आए हो? जवाब में रनमस्त खान कहने लगा, मैं पहले अहमदनगर गया था, वहां भाई से भी मुलाकात हुई थी। मेरे मोहतरम से मैंने चंद दिन अपनी बीवी के पास सूरत में रहने की इजाजत ली थी। एक हफ्ता मैं सूरत में जरनिगार के पास रहा। इस दौरान भाई और एतकाद खान रायगढ़ पर हमलावर होने के लिए चले गए थे। अब सुना है भाई मरहट्टों के पेशवा राजा राम के पीछे पड़े हुए हैं। वो वहां से लौटे तो फिर भाई को मैंने एक बार सूरत लेकर जाना है। रनमस्त खान जब खामोश हुआ तो तजस्सुस भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए राधिका बोल उठी, क्यों? उन्हें सूरत क्यों लेकर जाना है? राधिका के उस सवाल पर रनमस्त खान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, राधिका मेरी बहन, तुम जानती हो कि शीतल के मारे जाने के बाइस भाई कुछ उदास और अफसुर्दा रहने लगे हैं। मेरी बहन, तुम दोनों बहन भाई उनके पड़ाव में रहे हो और तुम लोगों से ठट्टा मजाक भी कर लिया करते थे, लोगों से घुल मिल जाते थे, उठते बैठते थे। अब उन्होंने संजीदगी इख्तियार कर ली है, बहुत कम बोलते हैं, किसी से ज्यादा मिलते भी नहीं हैं। उनकी उस हालत पर जहां मैं खुद परेशान हूं, वहां जरनिगार के माँ बाप भी फिक्रमंद हैं। लिहाजा जरनिगार की माँ सुल्ताना ने सूरत शहर में एक लड़की का चुनाव किया हुआ है और वो उस लड़की से भाई की शादी कराना चाहती है। रनमस्त खान के उस इंकशाफ पर जहां किशन सिंह परेशानी और फिक्रमंदी का शिकार हो गया था, वहां राधिका के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी थी। परेशानियां और फिक्रमंदियां, गम और दुख भरे एहसास उसके चेहरे पर हजूम कर आए थे। कुछ देर खामोशी रही, यहाँ तक कि राधिका ने फिर रनमस्त खान को मुखातिब किया, वो लड़की कौन है? और राधिका अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी। रनमस्त बोल उठा था, जरनिगार की माँ का कहना है कि वो इंतहा दर्जे की एक खूबसूरत लड़की है। उसके अबाओ अजदाद ताजिर पेशा है। लड़की को अभी सिर्फ जरनिगार की माँ ने देखा है, अभी उनसे रिश्ते की बात नहीं की। जरनिगार की माँ चाहती है कि पहले भाई को सूरत ले जाया जाएगा, फिर किसी बहाने से लड़की को जरनिगार और उसकी माँ अपने यहाँ बुलाएंगी। छोटी सी एक दावत हो जाएगी जिसके दौरान भाई को उस लड़की की झलक दिखाई जाएगी। उसके बाद अगर भाई ने पसंद किया तो उस लड़की से भाई का रिश्ता तय करके शादी की तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी। मैं खुद इस सिलसिले में ताखीर नहीं चाहता था। मेरे अलावा जरनिगार के माँ बाप भी चाहते हैं कि भाई की शादी भी वक्त जाया किए बगैर होनी चाहिए। रनमस्त खान जब खामोश हुआ तो कमरे में थोड़ी देर तक काट खाने वाली खामोशी तारी रही। फिर राधिका दुख भरे अंदाज में कहने लगी, रनमस्त मेरे भाई, इस तरह तो मेरे किए कराए पर पानी फिर कर रह जाएगा। चौंकने के अंदाज में रनमस्त ने उसकी तरफ देखा था। राधिका मेरी बहन, मैं आपका मतलब नहीं समझा, आप क्या कहना चाहती हैं? उस मौके पर राधिका ने अपने आप को संभाला, कुछ सोचा, फिर कहने लगी, दरअसल बात यह है कि यहाँ भी मैंने ओगर खान के लिए लड़की तलाश कर रखी है। वो लड़की मेरी पसंद की है। उस लड़की ने गो ओगर खान को नहीं देख रखा, लेकिन वो गायबाना तौर पर ही ओगर खान से मोहब्बत करती है। लिहाजा मेरे भाई, इस मौके पर मेरी तुमसे इल्तमास है कि ओगर खान को सूरत ले जाने से पहले यहाँ मेरे पास लेकर आओ। यहाँ हमारे यहाँ जो लड़की है, पहले ओगर खान उसे देखेगा। अगर यहाँ की लड़की को उसने पसंद ना किया तो फिर ओगर खान को सूरत शहर वाली लड़की दिखाएंगे और उसने अगर उसे पसंद कर लिया तो उसकी शादी तय कर लेंगे। राधिका यहाँ तक कहने के बाद लम्हा भर के लिए रुकी, फिर रनमस्त खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, रनमस्त खान, भाई बता रहा था कि मरहट्टों के पेशवा राजा राम का ताकुब करते हुए ओगर खान इन इलाकों से आगे निकल गए हैं और ये भी सुना है कि अगर उन्होंने राजा राम को गिरफ्तार कर लिया तो या वो राजा राम को पकड़ने में कामयाब ना हुए तब भी दोनों सूरतों में वो इन्हीं रास्तों से वापस जाएंगे।
मेरे भाई, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि औगर खान की वापसी तक तुम भी यहीं कायम करो, फिर दोनों भाई यहाँ से रुखसत होना। इस दौरान मैं औगर खान को वो लड़की भी दिखा लूंगी जिसे मैंने उसके लिए पसंद किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी यकीनन लड़की को पसंद करोगे। लड़की वालों की कुछ मजबूरियां भी हैं, वो शादी भी जल्द करना चाहते हैं। रनमस्त खान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मेरी बहन, मैंने आज रात के वक्त यहाँ से कूच कर जाना है। मैं पहले ही 2 दिन यहाँ कयाम कर चुका हूँ। भाई का कुछ पता नहीं वो कब लौटते हैं। इसके लिए उन्हें 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2-4 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इतने दिन कयाम नहीं कर सकता। मेरी बहन, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि तुम मुझे आज वो लड़की दिखा दो जिसे तुमने मेरे भाई औगर खान के लिए पसंद किया है? रनमस्त खान के उस सवाल पर राधिका कुछ देर खामोश रहकर सोचती रही, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगी, मेरे भाई, फिलहाल तो मैं तुम्हें वो लड़की नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं तुम्हारे सामने उसका खाका कुछ यूं पेश कर सकती हूँ कि वो लड़की कद काठ में बिल्कुल मेरे जैसी है। मेरे भाई, अगर तुम मुझे खूबसूरत और हसीन समझते हो तो फिर यूं जानो वो लड़की खूबसूरत भी मेरे जैसी है। राधिका के उन अल्फाज पर रनमस्त खान खुश हो गया था, फिर कहने लगा, मेरी बहन, अगर वो लड़की जिसका इंतखाब आपने मेरे भाई के लिए किया है, अगर वो अपने कद काठ, खूबसूरती और हुस्न में बिल्कुल आप जैसी है, तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भाई सूरत वाली लड़की पर इस लड़की को तरजीह देंगे जिसे आपने उनके लिए पसंद किया है। और उसकी वजह मैं ये कह सकता हूँ कि राधिका मेरी बहन, आप अपनी शख्सियत, खूबसूरती और हुस्न में शीतल और मेरी बीवी जरनिगार से कहीं आगे हैं। वो दोनों आपकी खूबसूरती, आपकी शख्सियत और आपके जमाल का मुकाबला नहीं कर सकती। रनमस्त खान की उस गुफ्तगू से राधिका किसी कदर मुतमईन हो गई थी, फिर अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई कहने लगी, भाई, आप दोनों बैठकर बातें करें, मैं जरा आपके खाने का एहतमाम करती हूँ, इसलिए कि खाने का वक्त होने वाला है। उसके साथ ही राधिका दीवान खाने से निकल गई थी। रनमस्त खान ने उस रोज रात का खाना किशन सिंह और राधिका के साथ खाया और उसी रात वो अपने लश्कर के साथ वहां से कूच कर गया था। राधिका और किशन सिंह एक रोज शहाबुद्दीन के लश्कर में दाखिल हुए। दोनों बहन भाई जब शहाबुद्दीन के खेमे में दाखिल हुए तो शहाबुद्दीन ने अपनी जगह से उठकर दोनों बहन भाई का इस्तकबाल किया। दोनों आगे बढ़कर जब नशिस्तों पर बैठ गए तब शहाबुद्दीन ने उन्हें मुखातिब किया, आज दोनों बहन भाई इकट्ठे आए हैं। तुम दोनों का यूं आना मैं समझता हूं किसी वजह और इल्लत के बगैर नहीं है। जवाब में एक गहरी निगाह किशन सिंह ने अपने पहलू में बैठी राधिका पर डाली, फिर कहने लगा, शहाबुद्दीन मेरे मोहतरम, इन दिनों मेरी बहन के जहन में धर्म के सिलसिले में एक हलजान और हिजान उठा हुआ है। उसी के सिलसिले में हम दोनों बहन भाई आपकी तरफ आए हैं। अगर आपको जहमत ना हो तो आपके लश्कर में जो आपके मजहबी पेशवा होते हैं, क्या मेरी बहन की मुलाकात उनसे हो सकती है? किशन सिंह के खामोश होने पर शहाबुद्दीन ने आवाज देकर किसी को बुलाया, जिसके जवाब में एक लश्करी खेमे के दरवाजे पर आकर रुका, जिसे देखते ही शहाबुद्दीन कहने लगा, देखो, क्या काजी हस्सामुद्दीन इस वक्त अपने खेमे में है? अगर हैं तो वापस आकर मुझे बताओ। वो लश्करी वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद लौटा और शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, काजी साहब इस वक्त अपने खेमे में मौजूद हैं। ये जवाब सुनकर शहाबुद्दीन उठ खड़ा हुआ और किशन सिंह और राधिका की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम दोनों बहन भाई अगर कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। काजी साहब इस वक्त अपने खेमे में हैं। मैं उनसे आप दोनों का तारुफ करा देता हूँ, वहीं बैठ जाएंगे। राधिका ने जो कुछ पूछना होगा वो पूछ लेगी। शहाबुद्दीन के जवाब पर राधिका और किशन सिंह दोनों बहन भाई खुश हुए थे। फिर तीनों खेमे से निकले, एक खेमे में दाखिल हुए थे। अंदर लश्कर के काजी हस्सामुद्दीन बैठे हुए थे। जब वो तीनों खेमे में दाखिल हुए तो अपनी जगह से उठकर उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। किशन सिंह और शहाबुद्दीन से पुरजोश अंदाज में मुसाफा किया, तीनों को बैठने के लिए कहा। शहाबुद्दीन ने पहले किशन सिंह और राधिका का उनसे तारुफ कराया, फिर काजी हस्सामुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, ये बच्ची जिसका नाम मैंने आपसे राधिका कहा है, यूं जाने ये मेरी बहन है। ये आपसे दीन धर्म से मुतालिक कुछ पूछना चाहती है। शहाबुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि काजी हस्सामुद्दीन ने राधिका की तरफ देखा, फिर इंतहाई शफकत में कहने लगे, बच्ची, जो कुछ तू पूछना चाहती है पूछ। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर राधिका ने कुछ सोचा, फिर कहने लगी, काजी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मर्दुम परस्ती गुनाह है, और क्या मर्दुम परस्ती और देवता परस्ती सिर्फ हमारे धर्म में है, और क्या इंसान को ऐसा करना चाहिए या नहीं? मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है। इसका जब जवाब मिलेगा तो फिर मैं देखूंगी कि अपनी तसल्ली के लिए मुझे कोई और सवाल करना चाहिए या नहीं। राधिका के उस सवाल पर काजी हस्सामुद्दीन ने अपने होठों पर जबान फेरी। लम्हा भर के लिए हल्का सा तबस्सुम भी उनके चेहरे पर नमूदार हुआ, फिर कहने लगे, बेटी, इंसान परस्ती और इंसान की पूजा करना, इंसान को खालिक और राजिक समझना, इंसान के आगे सर झुकाना हमारे यहाँ गुनाह कबीरा है, हराम है। मेरी बच्ची, जमाना कदीम में मुर्दा इंसानों की पूजा की जाती थी। रूह के बारे में कदीम इंसानों का यह अकीदा था कि वो अपनी मर्जी की मालिक है और जब चाहे जिस्म में वापस आ सकती है।
जिसके नतीजे में लोग मुर्दों से खौफ महसूस करने लगे कि न जाने वो रूह अपने मुर्दे में आकर कब मुर्दा जिंदा होकर वापस आ जाए। इसलिए वो उन मुर्दों की जरूरियात मादी उनकी कब्रों पर रख देते थे। बल्कि अगर कोई सरदार या बुजुर्ग मर जाता तो उसकी बीवी और गुलामों को भी कत्ल करके उसके साथ ही दफन कर दिया करते थे। मुर्दों से डरना और दुनियावी मसाइब को उनकी तरफ मंसूब करना जब शुरू हुआ तो नतीजा ये निकला कि मुर्दों को लोग माफूकुल फितरत कुव्वत तस्लीम करने लगे। कदीम इंसान को बहुत जल्द अपने फानी होने का एहसास हो गया। खौफ और नीस्ती ने उसे जिंदा इंसान के एहतराम और परस्तिश की तरफ माइल किया। खुसूसन ताकतवरों और सरदारों को माफूकुल फितरत कुव्वत का मालिक समझा जाने लगा। यह एहतराम इस कदर बढ़ा कि उनकी तरफ देखना, उनकी नशिस्त पर बैठना बेअदबी और हराम करार दिया गया। सरदारों के साथ साथ पंडितों, काहिनों और जादूगरों की परस्तिश का भी रिवाज आम हो गया। यहाँ तक कहने के बाद काजी हसामुद्दीन रुके। फिर वो अपनी बात को बढ़ाते हुए कह रहे थे, बेटी, इंसान परस्ती का बाकायदा आगाज तो मिस्र से हुआ। उनके यहाँ देवताओं के साथ साथ मुर्दा परस्ती भी राइज थी। ये मुर्दा परस्ती आगे चलकर इंसान परस्ती में तब्दील हो गई। मिस्र के बादशाह खुद को सूरज देवता का मजहर समझते थे। बादशाह के जिस्म को देवताओं का जिस्म करार दिया जाता था, जो वफात के बाद देवता बना दिए जाते थे और उन्हें मुख्तलिफ नाम दे दिए जाते थे। कदीम मिस्री तहरीरों में ऐसे खिताबात का पता चलता है जिनमें बादशाह को खुदा बल्कि उससे भी आला मर्तबे का हामिल करार दिया जाता था। देवताओं के मुकाबले में सबसे ज्यादा कवि और मुकद्दस बादशाह की जात थी। मिस्र के हुक्मरानों में फराइना के खानदान के अक्सर बादशाहों ने यह अलकाब इस्तेमाल किए। चंद एक फिरौनों को छोड़कर दीगर तमाम फिरौन अपने आप को खुदा समझते थे और खुदा बने बैठे थे। यही हाल बाबुल के बादशाहों का भी था। उनमें से नमरूद का जिक्र अक्सर मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों में भी मिलता है। वो भी अपने आप को खुदा ही ख्याल करता था। यहाँ तक कहने के बाद एक बार फिर काजी हसामुद्दीन रुके। दोबारा गौर से राधिका की तरफ देखते हुए कहने लगे, बेटी, अब मैं तुम्हारे धर्म की तरफ आता हूँ। हिंदुओं के यहाँ भी ये अकीदा है कि देवता इंसानी शक्ल में नमूदार होते हैं। चुनाचे हिंदुओं के विष्णु, कृष्ण और राम वगैरह जैसे अवतार भगवान ही का रूप करार दिए गए हैं। नीज ये भी समझा गया कि भगवान किसी भी रूप में किसी भी जात में पैदा हो सकता है और उसे दुनियावी ख्वाहिशात से कोई दिलचस्पी नहीं होती। इस बिना पर जोगियों, सन्यासियों और मलंगों की परस्तिश भी शुरू हुई। यही चीज आगे चलकर मुसलमानों में भी दाखिल हो चुकी है। मलंगों और मस्तो मजजूब लोगों के आगे सर झुकाया जाने लगा है। बेटी, मिस्र के बाद इंसान परस्ती या शाह परस्ती सबसे ज्यादा यूनान और फिर जापान में रही। कदीम यूनानियों में हर साल बादशाह की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। मरने के बाद भी उसकी पूजा बरकरार रहती, बल्कि उसे देवताओं में शामिल कर लिया जाता था। बाज पुरानी यूनानी किताबों में ऐसे देवताओं का जिक्र मिलता है जो इंसान थे और इसके बावजूद गैर फानी समझे जाते थे। उनसे मुतलिक अकीदा आम था कि वो कादिर मुतलिक हैं और जब चाहें अपने आप को दुनिया में जाहिर कर सकते हैं। कदीम यूनान के उस अकीदे पर यूनानी फलसफे ने आखिरकार जरब लगाई। फिसागोरस, अरस्तु और अफलातून जैसे फलसफियों के अफकार ने देवताओं को निजाम कायनात से बिल्कुल बेदखल कर दिया। इंसान को मजबूर महज करार दे दिया गया और देवताओं के गैर फानी होने के अकीदे की जगह अनासिर अरबाग की बका ने ले ली। यूनानियों से इंसान परस्ती और बादशाह परस्ती का अकीदा रोमनों में भी मुंतकिल हुआ। उनके बादशाह मसजूद खलाइक बनकर हुक्मरानी करते रहे। सिकंदर आजम के बाद फिलिप मकदूनी की परस्तिश उसकी जिंदगी में की जाने लगी थी और उसने शाह परस्ती को बाकायदा कानूनी शक्ल दी थी। रोमनों के शहंशाह अगस्टस के मरते ही सेनेट ने फैसला सादिर कर दिया कि उसे खुदाओं के जुमरे में शामिल कर लिया जाए। बादशाह की परस्ती से इनकार करने वालों को सजा दी जाती थी। आगे चलकर उन बादशाहों के बाकायदा मुजस्मे भी तैयार होने लगे थे। रोमनों की तरह यूरोप की अक्सर अकवाम भी इंसान परस्ती की कायल थी। खुसूसन ट्यूटानी लोग देवताओं के बार बार इंसानी रूप में पैदा होने पर यकीन रखते थे। बादशाहों को खुदा समझा जाता था, उनका जबरदस्त एहतराम किया जाता था और उनके एहताब से बचने के लिए तरह तरह के जतन किए जाते थे। कुर्बानियां पेश की जाती थी, नजराने चढ़ाए जाते थे। मछली के बाइद में मेरी बेटी, इंसान परस्ती की सबसे बड़ी मिसाल बुद्ध मत के पैरोकारों और जापानियों के यहाँ मिलती है। बुद्ध मत के पैरोकारों ने महात्मा बुद्ध को खुदा ही का मजहर करार दे रखा है और उसके मुजस्मों की परस्तिश करते हैं। जापानियों के यहाँ बादशाह की पूजा अब तक राइज है। वहाँ बादशाह को देवी की औलाद करार दिया गया। यूं वहाँ सबसे पहले जिस बादशाह की पूजा शुरू हुई उसका नाम जीमू टीनू था। शाही महल कौमी मजहब का मरकज बन गया था और बादशाह को आसमान का बेटा करार देकर इख्तियारात उसके हाथ में दे दिए गए थे। तारीख में इससे बड़ी मिसाल और नहीं मिल सकती कि आज से 2500 साल पेशतर जिस खानदान ने अपना शजरा नसब देवताओं से मिलाया था, आज तक वही खानदान वहां बड़े तुम तराक के साथ हुक्मरानी कर रहा है। यहाँ तक कहने के बाद काजी हसामुद्दीन जब खामोश हुए तब कुछ देर की सोचो विचार के बाद राधिका फिर बोल उठी,
आपने इंसान परस्ती, मुर्दा परस्ती और बादशाह परस्ती की तफसील तो मुझे बता दी। अब आपका दीन इंसान से मुतालिक क्या कहता है? जवाब में काजी हसामुद्दीन ने गला साफ किया, फिर कहने लगे, बेटी, इंसान को अल्लाह ताला ने दीगर मखलूकात में अशरफ तरीन मकाम दिया है और उसे अपनी बेहतरीन मखलूक भी करार दिया गया है, जिसे बेहतरीन सूरत व हैयत में पैदा किया गया है। इसके लिए खुदावंदे कदूस ने हमारी किताब मुकद्दस में फरमाया है, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पर पैदा किया। मेरी बेटी, हमारा दीन जमीन पर इंसान के मनसब और नजरिया हयात पर मुकम्मल रोशनी डालता है। इंसान ने कभी भी बजाते खुद ये कोशिश नहीं की कि अपने मकसद तख्लीक को समझे। कभी उसने खुद को बिल्कुल ही बेबस और मजबूर मखलूक तस्वुर कर लिया और कभी जबरो इख्तियार का बेपनाह मालिक बन बैठा। इस्लाम के नजदीक इन दोनों इंतहाओं के माबैन असल हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि मुख्तसर से अरसा हयात में इंसान खुद को एक लम्हे के लिए भी जिंदा रखने पर कादिर नहीं है। उसके साथ साथ ये फरमाने खुदाबंदी भी है कि इंसान को इस कायनात में एक अहम मकाम हासिल है, लेकिन इंसान इस कायनात में खुदावंदे कद्दूस के नायब की हैसियत रखता है। इंसान इस कायनात में तसर्रुफ करने का हकदार है। नायब के उस फर्ज को अदा करने के लिए जरूरी है कि इंसान खुदा के सिवा किसी और के आगे ना झुके, दुनिया की अशिया को खुदा के अहकामात की हदूद में रहते हुए इस्तेमाल करे, उन्हें अमानत समझे, अपने अमाल खुदा के कानून के मुताबिक अंजाम दे और कयामत के रोज जवाबदही को पेश नजर रखे। इन अवामिल को सामने रखते हुए हर कोई ये नतीजा निकाल सकता है कि इस दुनिया में इंसान किसी खास मकसद के लिए भेजा गया है। गोया उसका अपना कोई निस्बुल ऐन है जिसके लिए उसे जिंदगी बसर करना है। काजी हसामुद्दीन जब रुके तब राधिका ने तीसरा सवाल दाग दिया, काजी साहब, इंसान की तख्लीक के बारे में आपका दीन क्या कहता है? बुरा ना मानिएगा, इस वक्त मेरे जहन में धर्म से मुतालिक जो खलजान है उसके तहत मैं एक सुकून, एक आसूदगी हासिल करना चाहती हूँ। राधिका के खामोश होने पर काजी हसामुद्दीन ने बड़ी शफकत से उसकी तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, बेटी, इंसान जिसे आदमी भी कहते हैं और जो नस्ल इंसानी से ताल्लुक रखने वाला है, जिसे हम अशरफुल मखलूकात भी कहते हैं, उसकी तख्लीक इसी आलम आबो गिल से हुई जिसके बारे में हमारी मुकद्दस किताब कहती है। हमने इंसान को सूखी मिट्टी से, स्याह कीचड़ से जो मुतगय्यर हो चुका था पैदा किया और जिन्नों को हमने तेज आग से पैदा किया। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि इंसान को सूखी हुई मिट्टी और स्याह मुतगय्यर कीचड़ से पैदा करने वाला हूँ, जब मैं इसे तकमील को पहुंचाऊं और अपनी रूह इसमें फूंकूं तो तुम इसके लिए सजदा करना। और सारे फरिश्तों ने फरमा बरदारी की, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया कि वो सजदा करे। इस पर कायनात के मालिक खुदावंदे कदूस ने इब्लीस को मुखातिब करके फरमाया, क्या वजह है कि इब्लीस तू फरमा बरदारी करने वालों के साथ नहीं होता? जवाब में इब्लीस कहने लगा, यह मुझसे नहीं हो सकता कि मैं इंसान की फरमा बरदारी करूं जिसे तूने सूखी मिट्टी से जो मुतगय्यर हो चुकी थी पैदा किया। इस पर खुदावंदे कदूस ने इब्लीस से मुतालिक फैसला देते हुए फरमाया, निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो गया है और तुझ पर कयामत तक लानत है। उसने कहा, मेरे रब, तू मुझे उस दिन तक मोहलत दे जिस दिन इंसान उठाए जाएंगे। खुदावंदे कदूस ने फरमाया, तुझे मोहलत है एक मालूम वक्त तक। इब्लीस कहने लगा, मेरे रब, जिस तरह तूने मुझे गुमराह ठहराया है, इसी तरह मैं इंसान को जमीन पर खूबसूरत बनकर दिखाऊंगा और उन सब को नाकाम रखूंगा सिवाय तेरे खास बंदों के। इब्लीस की उस गुफ्तगू के जवाब में खुदावंदे कदूस ने फरमाया, ये सीधा रास्ता है मेरी तरफ कि मेरे बंदों में तेरा कोई गलबा नहीं होगा, मगर वो जाहिलों में से होंगे जो तेरे पीछे चलेंगे और यकीनन उन सब की जगह दोज़ख मुकर्रर है। यहां तक कहते कहते काजी हसामुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बीच में राधिका फिर बोल उठी थी, काजी साहब, अगर इस कायनात का नाजिम, मालिक और मुंतजिम आला खुदा है तो फिर इस कायनात में जालिम जुल्म क्यों करता है, कातिल कत्ल क्यों करता है, चोर चोरी क्यों करता है? क्या वो हाकिम आला ऐसे लोगों को रोक नहीं सकता? काजी हसामुद्दीन मुस्कुराए कहने लगे, मेरी बेटी, हर इंसान के अंदर खुदावंदे कदूस ने दो दियाए रखे हैं, नेकी और बदी का दियाया। अब इंसान को इख्तियार और इरादे की भी आजादी दी हुई है, चाहे वो नेकी के दियाए को इस्तेमाल करता रहे चाहे बदी के दियाए को। जो वो अमाल करेगा उसकी सजा व जजा उसे कयामत के दिन दी जाएगी। जहां तक कातिल, जालिम और चोर के अमाल का ताल्लुक है तो मेरी बेटी, खुदावंदे कदूस ने कायनात में जो कानून फितरत डाला हुआ है उसके अंदर दो चीजें कार फरमा है, एक खुदावंदे कुद्दूस की मशीयत, दूसरी खुदावंदे कद्दूस की रजामंदी। चोर जब चोरी करता है, कातिल जब कत्ल करता है, जालिम जब जुल्म करता है तो उसमें खुदावंदे कुद्दूस की मशीयत शामिल होती है, यानी मशीयत के तहत उसे इजाजत है कि जो वो चाहे करे, लेकिन उसके उन अमाल में खुदावंदे कुद्दूस की रजामंदी शामिल नहीं है। खुदा ने जो अहकामात इंसान के लिए जारी किए हैं
अगर इंसान उन अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करता है तो खुदा की रजामंदी उनमें है। खुदा का जो कानून मशीयत है उसके तहत इंसान इख्तियार और इरादे की आज़ादी की वजह से हर वो काम कर सकता है जो करना चाहेगा, और उनके उन अमाल का एहतसाब खुदावंदे कुद्दूस क़यामत के रोज करेगा। काजी हसामुद्दीन जब खामोश हुए तब राधिका कहने लगी, काजी साहब, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मुझे इजाजत है कि मैं वक्तन फवक्तन आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपसे दीन से मुतालिक मालूमात हासिल करती रहूं। काजी हसामुद्दीन बड़ी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहने लगे, बेटी, तेरी हैसियत मेरे यहाँ बेटी किसी है, तो जब चाहे मेरे पास आ सकती है। जो सवाल तू करेगी उसका जो भी शाफी जवाब मुझे आता होगा मैं तुझसे कह दिया करूंगा। इस पर एक दूसरे की तरफ देखते हुए किशन सिंह और राधिका दोनों बहन भाई उठ खड़े हुए। फिर उन्होंने काजी हसामुद्दीन से जाने की इजाजत ली। काजी साहब भी उठ खड़े हुए, साथ ही शहाबुद्दीन भी खड़ा हो गया था। शहाबुद्दीन खेमे के बाहर तक उन दोनों बहन भाई के साथ आया। फिर शहाबुद्दीन अपने खेमे की तरफ चला गया, जबकि राधिका और किशन दोनों बहन भाई अपनी हवेली का रुख कर रहे थे। जिन दिनों ओगर खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ मरहट्टों के पेशवा राजा राम के पीछे पड़ा हुआ था और राजा राम उससे बचने के लिए इधर उधर दरबदर की ठोकरें खा रहा था, उन्हीं दिनों मरहट्टों का दूसरा सालार हरजी उस लश्कर को लेकर हैदराबाद की तरफ बढ़ा जिस लश्कर के साथ उसने रायगढ़ से फरार इख्तियार किया था। जिस वक्त ओगर खान के आगे आगे राजा राम भाग रहा था तो दूसरे सालार, जिनमें सन, धना और कुछ दीगर भी नुमाया थे, वो भी अपने अपने हिस्से के लश्कर के साथ हरजी से जा मिले थे। अब ओगर खान अकेले राजा राम के पीछे पड़ा हुआ था। राजा राम चूंकि मरहट्टों का पेशवा था, लिहाजा ओगर खान चाहता था कि उसका खात्मा करके मरहट्टों पर एक कारी जरब लगाए। लेकिन जिन इलाकों के अंदर राजा राम सरगर्दा था वो इलाके उसके देखे बाले थे, जबकि ओगर खान उन इलाकों से चूंकि नाआशना था, लिहाजा ओगर खान के आगे आगे भागते हुए राजा राम जिंजी नाम के इलाकों की तरफ चला गया। इस तरह वो ओगर खान के ताकुब से बचकर एक तरह से महफूज मकाम पर पहुंच गया था। ओगर खान ने एहतियातन अपने लश्कर के साथ कुछ दिनों के लिए वहीं कायम कर लिया था जहां राजा राम उसके सामने से रूपोश हो गया था। हैदराबाद में उस वक्त कोई मुसलमानों की बड़ी कुव्वत न थी, लिहाजा हरजी और दूसरे मरहट्टा सालारों ने हमलावर होकर हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। हैदराबाद के अलावा वो मुख्तलिफ इलाकों पर भी आसानी के साथ काबिज हो गए और उन्होंने वहां अरकोट के किले के अलावा दीगर बहुत से किलों पर कब्जा करते हुए न सिर्फ अपनी ताकत और कुव्वत को मजबूत और मुस्तहकम बना लिया, बल्कि आसपास और इर्द गिर्द के इलाकों में लूट मार मचा कर रख दी थी। उन इलाकों में जो मुगलों का लश्कर था, जब वो मरहट्टों की सरकूबी के लिए पहुंचा तो मरहट्टों ने अपनी पुरानी चाल चली, बज़ाहिर खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन छोटे छोटे लश्करों में बंटकर इधर उधर फैलकर तबाही और बर्बादी का बाजार गर्म रखा। दूसरी तरफ राजा राम के जिंजी पहुंच जाने के बाद मरहट्टों को तकवीयत मिली। वो पहले परेशान थे कि शायद उनका पेशवा ओगर खान के हाथों मारा जाएगा, लेकिन उसके जिंजी पहुंचने के बाद मरहट्टों ने और ज्यादा परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए। आखिर एतकाद खान मरहट्टों की सरकूबी के लिए अरकोट के किले की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ ओगर खान अभी तक वहीं कायम किए था जहां उसने राजा राम का ताकुब तर्क कर दिया था। एतकाद खान जब मरहट्टों के करीब गया तो मरहट्टों के गश्ती दस्तों ने एतकाद खान के लश्कर के लिए अजनास की बाहम रसानी बंद करा दी। एतकाद खान आगे बढ़कर आरकोट का मुहासरा करके मरहट्टों पर जरब लगाना चाहता था, लेकिन सामान की बाहम रसानी बंद हो जाने की वजह से उसे पीछे हटना पड़ा था। उस सूरत हाल की खबर जब औरंगजेब को पहुंची तो उसने अपने बेटे काम बख्श और एक दूसरे सालार असद खान को एक लश्कर के अलावा दूसरा सामान देकर एतकाद खान की तरफ रवाना किया। कुमक पहुंचने के बाद दिसंबर के महीने में एतकाद खान ने काम बख्श और असद के साथ मिलकर किले का दोबारा मुहासरा कर लिया, लेकिन वहां मरहट्टों ने ऐसी ताकत और कुव्वत जमा कर रखी थी कि कोई कामयाबी हासिल न हुई। जिन दिनों एतकाद खान, असद खान और काम बख्श मरहट्टों के साथ टकरा रहे थे, उन्हीं दिनों मरहट्टों के दो और बड़े बड़े लश्कर वहां पहुंच गए। मरहट्टों के एक लश्कर ने गुलीवरम के मकाम पर जो मुगलों का लश्कर था उस पर हमलावर होकर मुगलों के लश्कर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मुगलों के लश्कर के सालार को मरहट्टों ने कावेरी पथ के मकाम पर गिरफ्तार कर लिया। दूसरे मरहट्टा लश्कर ने मरहट्टों के इलाकों का मुहासरा करने वाले एतकाद खान के एक लश्कर का मुहासरा कर लिया और उसे नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से एतकाद खान को एक बार फिर पीछे हटना पड़ा। उसके पीछे हटने के बायस औरंगजेब आलमगीर के लश्करियों को मजीद नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए कि मरहट्टे हमलावर हुए और एक मुसलमान सालार इस्माइल को 500 घोड़ों समेत गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त एतकाद खान, काम बख्श और असद खान तीनों मरहट्टों के खिलाफ बरसरे पैकार थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह उन्हें शिकस्त देकर और उनका मुहासरा करके उन्हें अपने सामने बेबस और मजबूर कर दिया जाए, कि औरंगजेब आलमगीर बीमार हुआ और बीमारी के दौरान कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने उसकी वफात की खबर उड़ा दी। ये भी मशहूर कर दिया गया कि औरंगजेब आलमगीर के फौत होने के बाद
उसके बेटे मुअज्जम अली ने शाह आलम के लक़ब से तख्त पर कब्जा कर लिया है। ये सारी खबरें शायद मरहट्टे मुसलमानों के अंदर इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने के लिए उड़ा रहे थे। ये खबर मिलने के बाद औरंगजेब आलमगीर का बेटा कामबख्श बड़ा घबराया। घबराहट के आलम में उसने मरहट्टों के पेशवा राजा राम के साथ खुफिया खतों किताबत शुरू कर दी और ये मंसूबा बनाया कि वो किसी न किसी तरह खुद भी राजा राम के पास जिंजी पहुंच जाए और अपने अहले खाना को भी वहां पहुंचा दे, फिर मरहट्टों की मदद से तख्त पर कब्जा करने की कोशिश करे। कामबख्श वही रास्ता इख्तियार करना चाह रहा था जो इससे पहले उसके बड़े भाई अकबर ने इख्तियार किया था और नाकाम रहा था। एतकाद खान और उसके नायब असद खान को जब खबर हुई कि कामबख्श अंदर ही अंदर मरहट्टों के साथ राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, तब एतकाद खान और असद खान ने अपने दीगर सालारों के साथ मशवरा किया और ये तय पाया कि औरंगजेब आलमगीर की वफात की खबर ने जो लश्करियों के अंदर अफरा तफरी पैदा की है, उसे रफा करने के लिए फिल वक्त मरहट्टों पर हमले बंद करते हुए पीछे हटा जाए। साथ ही औरंगजेब आलमगीर के बेटे कामबख्श की कड़ी निगरानी की जाए। लिहाजा जिस इलाके में एतकाद खान और असद खान उन दिनों मरहट्टों के साथ बरसरे पैकार थे, वो इलाका छोड़कर वो पीछे हट गए। इसी दौरान औरंगजेब आलमगीर का बेटा कामबख्श, जो मरहट्टों के पेशवा राजा राम के साथ मिलकर साजबाज कर रहा था, उसने इरादा किया कि एतकाद खान और असद खान दोनों को गिरफ्तार करके पूरे लश्कर की कमानदारी अपने हाथ में ले ले। इस तरह उसकी ताकत और कुव्वत में इजाफा हो जाएगा। कामबख्श के उन इरादों की खबर मुखबिरों ने एतकाद खान और असद खान को भी कर दी थी। लिहाजा उन्होंने कामबख्श को गिरफ्तार कर लिया और उसे औरंगजेब आलमगीर के पास अहमदनगर रवाना कर दिया गया। इस तरह मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा इंतशार फैलने का खतरा टल गया, इसलिए कि इसी दौरान ये खबरें भी आना शुरू हो गई कि औरंगजेब आलमगीर ना बीमार है, ना वो फोत हुआ है, बल्कि वो भला चंगा है और अपने लश्करियों की कारगुजारी पर वो कड़ी निगाह रखे हुए है। उस सूरत हाल के तहत एतकाद खान और असद खान ने अपने चंद दूसरे सालारों के साथ, जिनमें दाऊद खान और कासिम खान नुमाया थे, नए सिरे से मरहट्टों पर हमलावर होने की तैयारियां शुरू कर दी थी। राधिका बड़ी बाकायदगी से शहाबुद्दीन के लश्कर में काजी हसामुद्दीन के पास जाने लगी थी। कभी कभी किशन सिंह भी उसके साथ हो लेता था, लेकिन अब वो अक्सर बेशतर अकेली ही चली जाती थी। काजी हसामुद्दीन के पास बैठकर वो दीन धर्म से मुतालिक गुफ्तगू करती, इस्लाम से मुतालिक मालूमात हासिल करती। इस तरह राधिका ने लगातार काजी हसामुद्दीन की सोहबत से फायदा उठाते हुए अपने अंदर काफी तब्दीली पैदा कर ली थी। एक रोज अपने घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए राधिका अपनी हवेली में दाखिल हुई। घोड़े को उसने अस्तबल में बांधा, उसकी जीन उतारी, उसके मुंह से दहाना भी निकाल दिया। पहले घोड़े को पानी पिलाया, उसके आगे चारा डाला। कुछ देर उसके पास खड़ी होकर उसकी गर्दन, उसकी पीठ थपथपाती रही। फिर वो अस्तबल से निकली। जब वो बाहर आई तो सामने पार्वती शायद उसी का इंतजार कर रही थी। उसके करीब जाने के बाद पार्वती को मुखातिब करते हुए हल्की हल्की मुस्कुराहट में राधिका ने पूछ लिया, अम्मा क्या बात है, आप यहाँ सहन में क्यों आन खड़ी हुई हैं? भाई कहाँ है? राधिका जब खामोश हुई तब पार्वती कहने लगी, बेटी हवेली में एक मेहमान आकर बैठा हुआ है। किशन सिंह इस वक्त उस मेहमान के पास ही बैठा बातें कर रहा है, चलो तुम भी चलो। पार्वती की तरफ राधिका ने गौर से देखा, फिर कहने लगी, अम्मा ये आने वाला मेहमान कौन है और मुझे उसके पास क्यों जाना चाहिए? हो सकता है वो भाई का कोई दोस्त हो। मैं अपनी ख्वाबगाह की तरफ जाती हूँ, भाई को मेरी आमद से आगाह कर देना। जवाब में पार्वती मुस्कुराई और कहने लगी, बेटी जो मेहमान इस वक्त दीवान खाने में बैठा हुआ है वो तुम्हारा ही जानने वाला है और वो तुम्हारे ही इंतजार में बैठा हुआ है। उसके बाद शायद वो यहाँ से चला जाए। राधिका चौंकी, पार्वती की तरफ देखा, फिर कहने लगी, अम्मा मेरा इंतजार करने वाला कौन हो सकता है? मैं तो खुद किसी के इंतजार में रहती हूँ और दुनिया में इस वक्त एक ही शख्स है जिसका मुझे इंतजार है। राधिका अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी, इसलिए कि पार्वती मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटी तू पहले दीवान खाने में जाकर तो देख, हो सकता है जिसका तुझे इंतजार हो वही यहाँ आकर और दीवान खाने में बैठकर तेरा इंतजार कर रहा हो। राधिका ने तेज निगाहों से पार्वती की तरफ देखा, फिर हवेली में दाखिल हुई। पार्वती उसके पीछे पीछे थी। राधिका जब दीवान खाने के दरवाजे पर आई तब दंग रह गई। उसने देखा दीवान खाने के अंदर ओगर खान और उसका भाई किशन सिंह बैठे बातें कर रहे थे। बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए राधिका दीवान खाने में दाखिल हुई। उसकी आमद पर ओगर खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ था। किशन सिंह भी खड़ा हो गया था। राधिका आगे बढ़ी और एक कातिल मुस्कुराहट में ओगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप कब आए? आप खड़े क्यों हो गए? बैठे ना। ओगर खान बैठ गया। वो सामने हो बैठी। एक तरफ पार्वती भी बैठ गई थी। उस मौके पर राधिका शायद ओगर खान को मुखातिब करके बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन ओगर खान ने उसे मुखातिब किया, राधिका तुम्हारी आमद से पहले किशन से मेरी तफसील के साथ गुफ्तगू हुई है। किशन ने मुझे बताया है कि मेरा भाई रनमस्त यहाँ आया था और उसने इंकशाफ किया था कि उसके ससुराल वाले मेरे लिए एक लड़की का चुनाव कर चुके हैं
और वो लड़की मुझे दिखाने के बाद मेरा उसके साथ रिश्ता तय करना चाहते हैं, जबकि तुम्हारी आमद से थोड़ी देर पहले किशन मुझे ये भी बता चुका है कि एक लड़की का इंतखाब तुमने भी मेरे लिए कर रखा है। ये सारी खबरें जानकर मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ कि मैं इतनी अहमियत इख्तियार कर गया हूँ कि ओगर खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए राधिका बोल उठी थी, आप अभी इतनी अहमियत इख्तियार नहीं कर गए। अहमियत तो आपकी पहले भी बहुत ज्यादा थी। सिर्फ 2 लड़कियां ही आपके साथ इस दिवाजी रिश्ते में मुंसलिक होने के लिए तैयार नहीं, बल्कि आपकी शख्सियत, आपके किरदार, आदात व अतवार, आपके मनसब, आपकी नामवरी को देखते हुए हसीन से हसीन तर और मगरूर से मगरूर तर लड़की भी आपकी साथी बनने के लिए आपके सामने झुक सकती है। राधिका जब रुकी तब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए ओगर खान कहने लगा, राधिका, दरअसल मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे यहाँ से जल्द कूच करना है। मैं दरअसल उस लड़की को देखना चाहता हूँ जिसका इंतखाब तुमने मेरे लिए किया है। इसके बाद सूरत शहर जाकर मैं दूसरी लड़की को भी देखूंगा, फिर फैसला करूंगा कि मुझे किसको अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहिए। ओगर खान के उन अल्फाज पर राधिका कुछ परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। कहने लगी, अमीर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चंद यौम तक हमारे यहाँ रुके। दोनों बहन भाई ने इतना अरसा आपके पड़ाव में कायम किया कि हम दोनों बहन भाई की खातिर चंद दिन। ओगर खान ने राधिका की बात काट दी। कहने लगा, राधिका, पहले तो मुझे वो लड़की दिखाओ जिसका इंतखाब तुमने मेरे लिए किया है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे मुतालिक तुम्हारा इंतखाब कैसा है। इसके बाद मिलकर फैसला होगा कि मुझे यहाँ कयाम करना चाहिए या नहीं। और अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो फिर बुरा ना मानना, मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से अपने लश्कर को लेकर कूच कर जाऊंगा। शहाबुद्दीन का लश्कर तुम्हारी इन बस्तियों के बाएं जानिब है, जबकि मेरे लश्कर ने दाएं जानिब पड़ाव किया है। शहाबुद्दीन की तरफ पैगाम भेज दिया है कि मैं अपने लश्कर के साथ यहाँ पहुंच गया हूँ, इसलिए आज शाम का खाना भी शहाबुद्दीन मेरे लश्करियों के लिए तैयार कराएगा। ओगर खान के उन अल्फाज पर राधिका संजीदा हो गई थी। अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, फिर पार्वती की तरफ देखते हुए कहने लगी, अम्मा, तुम मेरे साथ आओ। जिस लड़की का इंतखाब हमने अमीर के लिए किया है, तुम उसको बुला कर लाओ। मैं अपनी ख्वाबगाह वाला कमरा तैयार करती हूँ, वहीं उस लड़की को बिठाते हैं और वहीं अमीर से उसकी मुलाकात का एहतमाम करते हैं। उसके साथ ही राधिका पार्वती का हाथ पकड़कर दीवान खाने से बाहर निकल गई थी। दीवान खाने में ओगर खान और किशन पहले की तरह आपस में गुफ्तगू करने लगे थे। कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि दीवान खाने के दरवाजे पर पार्वती नमूदार हुई और ओगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, अमीर, वो लड़की यहाँ आ गई है। राधिका ने उसे अपनी ख्वाबगाह में बिठा दिया है। आप मेरे साथ आए, मैं उस लड़की तक आपको ले जाती हूँ। किशन सिंह अपनी जगह पर बैठा रहा। ओगर खान उठा, दीवान खाने के दरवाजे पर आया। पार्वती उसे राहदारी में कुछ आगे ले गई, फिर रुक गई। उसके बाद ओगर खान को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर, ये बाएं तरफ जो पहला दरवाजा है उसमें अंदर चले जाएं। वहां वो लड़की बैठी है जिसका इंतखाब राधिका ने आपके लिए किया है। वहां आप उससे मिल सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उससे गुफ्तगू कर सकते हैं। पार्वती के उन अल्फाज पर ओगर खान ने जुमानी अंदाज में उसकी तरफ देखा था। फिर पार्वती पीछे हट गई, जबकि ओगर खान आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़ा था। राहदारी में चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता ओगर खान जब उस कमरे के दरवाजे पर गया जिस कमरे के अंदर उस लड़की को बिठाया गया था, जिसे ओगर खान के लिए पसंद किया गया था और जिसे ओगर खान ने देखना था, दरवाजे पर खड़े होकर ओगर खान कुछ देर तक गौर से उस लड़की को देखता रहा, इसलिए कि वो लड़की उस वक्त नशिस्त पर बैठी हुई थी। उसका मुंह मुखालिफ समत और पुश्त ओगर खान की तरफ थी। उसे देखते हुए ओगर खान कुछ देर तक दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराता रहा। फिर दरवाजे पर खड़े ही खड़े हल्के मगर प्यार भरे अंदाज में उसने पुकारा, राधिका, राधिका। उस पुकार पर वो लड़की बिदक कर अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। मुड़कर उसने देखा, वो राधिका थी। खुलकर मुस्कुराते हुए ओगर खान कमरे में दाखिल हुआ। उस मौके पर राधिका फिक्रमंदी से उसकी तरफ देख रही थी। ओगर खान आगे बढ़ा। राधिका अभी तक परेशानी के आलम में उसे देखे जा रही थी। मुस्कुराते हुए ओगर खान ने उसके शाने पर हाथ रखा और प्यार भरे अंदाज में कहने लगा, बैठ जाओ। परेशान और फिक्रमंद क्यों हो गई हो? ओगर खान के कहने पर राधिका चुपचाप उसके करीब बैठ गई। उस मौके पर ओगर खान ने फिर उसे मुखातिब किया, राधिका, अब तुम ये सोच रही होगी या मुझसे ये सवाल करोगी कि दरवाजे पर खड़े ही खड़े मुझे कैसे पता चल गया कि तुम राधिका हो? इसलिए कि तुम्हारी पुश्त मेरी तरफ थी। दूसरा सवाल तुम मुझसे ये कर सकती हो कि। यहाँ तक कहते कहते ओगर खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि प्यार भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए राधिका कहने लगी, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। मैं तो आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप मुझसे नफरत तो नहीं करते। ओगर खान संजीदा हो गया था। गौर से उसकी तरफ देखा और कहने लगा, राधिका, तुमसे नफरत कैसी? राधिका फिक्रमंद और गमजदा सी हो गई और कहने लगी, आपके लश्कर में खेमागाह की जिंदगी बसर करते हुए मेरे ख्यालात न जाने क्यों भटक गए थे। मैंने अपने लिए एक खाने के अलहदा बर्तनों का एहतमाम किया था। इस बिना पर अब तक मेरे दिल, मेरे जहन में एक खलिश है कि आप मुझसे मेरे उस रवैये की वजह से नाराज न हो।
लम्हा भर के लिए ओगर खान ने गौर से राधिका की तरफ देखा। उस मौके पर राधिका की निगाहें झुकी हुई थी। ओगर खान ने उसे मुखातिब किया, जरा मेरी तरफ देखो। राधिका ने चेहरा सीधा किया और अपनी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें उसने ओगर खान की आंखों में डाल दी। उस मौके पर ओगर खान कहने लगा, राधिका, तुम एक हसीनो खूबसूरत और पुरजमाल लड़की हो जिससे कोई नफरत नहीं कर सकता। राधिका ने हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात में सवाल कर दिया, क्या आप भी? हाँ, मैं भी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। पहले जैसे लहजे ही में ओगर खान ने कह दिया था। तो क्या मैं समझ लूं कि आप मुझे चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं? राधिका जब खामोश हुई तब ओगर खान कहने लगा, राधिका, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब तक शीतल जिंदा रही मैं उसी की तरफ माइल रहा। तुम्हारे मुतालिक मैंने इस तरह कभी गौर नहीं किया था। उसके मरने के बाद याद रखना, मेरी निगाहों, मेरे जहन और मेरे दिल का मरकज हमेशा तुम ही रही। राधिका, यहाँ आने के बाद किशन ने तफसील के साथ मुझे बता दिया है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मेरी जिंदगी का साथी बनना चाहती हो। उसने मुझे यह भी बता दिया है कि तुम्हारे ख्यालात में जमीन आसमान की तब्दीली आ चुकी है और तुम अब किसी को अछूत नहीं ख्याल करती, बल्कि और लोगों के मुकाबले में अपने आप को अछूत समझने लगी हो। उसने मुझ पर यह भी इंकशाफ किया कि तुम शहाबुद्दीन के लश्कर में काजी हसामुद्दीन के पास जाते हुए अपने जहन में बहुत बड़ी तब्दीली लाने के साथ साथ इस्लाम से मुतालिक भी बहुत कुछ हासिल कर चुकी हो। उस मौके पर राधिका बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए बोल उठी, इस्लाम से बहुत कुछ हासिल नहीं कर चुकी, बल्कि मैं इस्लाम में दाखिल हो चुकी हूँ और ये काजी हसामुद्दीन का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। राधिका रुकी, कुछ देर गौर से उसने ओगर खान की तरफ देखा, फिर कहने लगी, अमीर, इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब तक आप यहाँ नहीं आए थे मैं बड़ी फिक्रमंद रहती थी, परेशान थी कि मैं आपसे मोहब्बत तो करने लग गई हूँ। पता नहीं आप मेरी इस मोहब्बत का क्या जवाब देते हैं। मुझे ये भी फिक्र लाहिक थी कि कहीं आप मुझे ठुकरा ना दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदा ना रह सकूंगी। अमीर, जो अल्फाज आपने इस वक्त मेरे हक में अदा किए हैं, ये अल्फाज सुनने से पहले मैं रंजो गम का शिकार थी। मुझ पर ना मेहरबान तकदीर, ना साजगार माहौल, पूरा शोभ हुस्न और काट खाने वाले सकूत की परछाइयां छाई हुई थी। लेकिन अब मैं ख्याल करती हूँ जैसे मुझे अपनी फिरदौसे गुम गश्ता मिल गई है। मुझे अपना कड़ी कमानों सा सख्त जान साथी मिल गया है। पहले मैं मरीजाना खस्तगी का शिकार थी, अब आपकी मोहब्बत मिलने के बाद मैं शौके राह नवर्द की सूरत इख्तियार कर चुकी हूँ। पहले मैं दुख भरी हिकायत थी, लेकिन अब आपकी मोहब्बत मिलने के बाद मैं समझती हूँ मैं सुहानी दरखिशा दास्तानों से भी कहीं आगे जा चुकी हूँ। जब तक राधिका बोलती रही, मुस्कुराते हुए ओगर खान उसकी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, अच्छा ये कहो तुम्हें मुझसे किस कदर मोहब्बत है? जवाब में हल्के हल्के तबस्सुम में एक बार राधिका ने ओगर खान की तरफ देखा, फिर कहने लगी, मुझे आपसे ऐसी गहरी, ऐसी तेज मोहब्बत है जो रग रग में आतिशे बेदूध की तरह शोला जन हो जाती है और जो भड़के तो बहर भी उसे बुझा ना सके। अमीर, मैं आज कितनी खुश और मुतमईन हूँ, इसका अंदाजा मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। आप पहले मर्द हैं जो मेरी जिंदगी में आए हैं। इससे कबल बड़े बड़े राजकुमारों और राजाओं ने मुझ पर अपनी मोहब्बत की रिदा फैलाने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी की तरफ माइल ना हुई। इससे पहले बड़े बड़े राजकुमारों ने मुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहा, लेकिन मैंने किसी को अपने लिए पसंद ना किया। अमीर, आप पहले मर्द हैं जिससे मैंने मोहब्बत की है। अब आप ही मेरे लिए बेरंग धुंधलकों में ख्यालों के गुलाब, मेरे लिए गर्दिश मिक्यास में हौसलों का शबाब और नाउमीदियों के भंवर में अब आप ही मेरे तहफ्फुज का कुलसुम है। राधिका जब खामोश हुई तो ओगर खान कहने लगा, राधिका, ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम जैसी लड़की मेरी जिंदगी का साथी बन रही है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैं यहाँ आया तो तुम्हारी मोहब्बत का इंकशाफ किशन ने मुझ पर किया। अगर किशन ऐसा ना करता तो मैं सच्चाई से कहता हूँ, मैं किशन से दरख्वास्त करता कि राधिका को मेरी जिंदगी का साथी बना दो। ओगर खान के उस इंकशाफ पर राधिका ऐसी खुश हुई कि सपुर्दगी के अंदाज में उसने अपना सर ओगर खान के शाने पर रख दिया। कहने लगी, बस आप मुझे मिल रहे हैं, दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जवाब में ओगर खान कहने लगा, राधिका, तुमसे शादी करने के लिए मेरी 4 शर्तें हैं। उन अल्फाज पर राधिका चौंकी थी, सीधी होकर बैठ गई, गौर और फिक्रमंदी से ओगर खान की तरफ देखने लगी थी। फिर कहने लगी, कैसी शर्तें? खुदा के लिए ऐसी कड़ी शर्तें ना लगाइएगा जो मेरे बस से ही कहीं बाहर हो। ओगर खान मुस्कुराया और कहने लगा, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरी तुम्हारी शादी आज ही होगी। दूसरी शर्त यह है कि यह शादी इंतहाई सादगी से अंजाम पाएगी। शादी में सिर्फ मेरे लश्कर के सालारों के अलावा शहाबुद्दीन और उसके लश्कर के कुछ सालार शामिल होंगे। तीसरी शर्त यह है कि शादी के बाद आज ही हम दोनों मियाँ बीवी पड़ाव में मुंतकिल हो जाएंगे। रात हम मियाँ बीवी की हैसियत से अपने खेमे में बसर करेंगे। मेरी चौथी शर्त यह है कि कल मैं और तुम दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से अपने लश्कर के साथ अहमदनगर की तरफ कूच कर जाएंगे। मेरी पांचवी शर्त यह है कि शादी के मौके पर या शादी के बाद तुम अपने भाई से कुछ नहीं लोगी।
ओगर खान जब खामोश हुआ तब थोड़ी देर तक जोहद शिकन अंदाज में मुस्कुराते हुए राधिका उसकी तरफ देखती रही। फिर कहने लगी, जिस तरह शादी के लिए आपकी 5 शर्तें हैं, इसी तरह शादी के लिए मेरी भी 5 शर्तें हैं और छठी एक दरख्वास्त है। ओगर खान ने गौर से उसकी तरफ देखा, कहने लगा, जिस तरह मैंने अपनी शर्तें कही हैं तुम भी कह लो। राधिका मुस्कुराई, कहने लगी, मेरी पहली शर्त यह है कि शादी आज ही होगी। दूसरी शर्त यह है कि शादी सादगी से होगी। तीसरी शर्त यह है कि आज शादी के बाद हम दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से पड़ाव में अपने खेमे में रहेंगे। मेरी चौथी शर्त यह है कि कल हम यहाँ से अहमदनगर की तरफ कूच कर जाएंगे। मेरी 5वीं शर्त यह है कि शादी के मौके पर या शादी के बाद हम भाई से कुछ ना लेंगे। जबकि मेरी छठी दरख्वास्त यह है कि आप इस बात की इजाजत दे दीजिएगा कि भाई अगर शादी के मौके पर अपनी खुशी से हमें कुछ देना चाहे तो मैं और आप दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से कबूल कर लेंगे। राधिका जब खामोश हुई तब ओगर खान कहने लगा, तुम्हारी शर्तें तो कुछ भी ना हुई, तुमने तो जवाब में मेरी ही शर्तें दोहरा दी हैं। इस पर राधिका खुलकर मुस्कुराई, कहने लगी, जब मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपको अपना जीवन साथी बना चुकी हूँ, जब आप ही मेरी आंखों की ठंडक और मेरे दिल का सरूर है, तो फिर मेरी और आपकी शर्तें मुख्तलिफ कैसे हो सकती हैं। राधिका जब खामोश हो गई फिर ओगर खान ने कहना शुरू किया, देखो राधिका, तुम्हारी और अपनी जिंदगी संवारने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। भाई से कुछ लेने की तुम्हें कुछ जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर तुम ये ख्याल करती हो कि भाई अगर अपनी खुशी से कुछ देना चाहे तो तुम कबूल करना चाहती हो, ऐसी सूरत में मैं कोई एतराज खड़ा नहीं करूंगा। राधिका, मुझे तुमसे मोहब्बत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आज तुमने जिस किरदार का इजहार किया तो तुम्हारे उस किरदार ने तुमसे मेरी मोहब्बत में और इजाफा कर दिया है और पहले की निस्बत तुम्हारी वक़्त, तुम्हारा वकार अब मेरी निगाहों में और बढ़ गया है। राधिका, इस मौके पर अगर कोई और लड़की होती तो वो नए कपड़े पहनती, बनाओ सिंगार भी करती, उसके बाद उसके सामने आती जिसे उसने पसंद किया। लेकिन मैं खुश हूँ जिस वक्त तुम काजी हसामुद्दीन की तरफ से आई थी और जिस लिबास में, जिस हालत में तुम दीवान खाने में मेरे सामने गई थी, उसी हालत में आकर यहाँ ख्वाबगाह में बैठ गई हो। मेरे ख्याल में तुम तहारत खाने हाथ मुंह धोने के लिए भी नहीं गई और तुम्हारा ये किरदार मैं उम्र भर भूल ना सकूंगा। राधिका, अपने दिल पर यह बात बिठा कर रखना कि तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा जमाल, तुम्हारी शख्सियत का वकार और तुम्हारा रख रखाव पहले ही ऐसा है कि अनगिनत हसीन लड़कियां भी अगर तुम्हारे सामने बिठा दी जाएं तो तुम्हारे सामने उन सब का जमाल मांद पड़कर रह जाए। जवाब में राधिका कुछ कहना चाहती थी कि चौंक सी पड़ी। एकदम ओगर खान के पहलू से उठकर सामने वाली नशीस पर हो बैठी, इसलिए कि बाहर राहदारी में कोई खांसा था। उसके बाद उस कमरे के दरवाजे पर पार्वती नमूदार हुई। फिर ओगर खान को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर, सारे मेहमान आ चुके हैं, लिहाजा आप दीवान खाने में आ जाएं। उसके साथ ही पार्वती वहां से हट गई। पार्वती के उन अल्फाज पर राधिका ने अजीब से अंदाज में ओगर खान की तरफ देखा, फिर पूछा, ये कौन से मेहमान हैं जो आपको बुला रहे हैं और दीवान खाने में आकर बैठ गए हैं। राधिका के उस इस्तफसार पर ओगर खान कहने लगा, आने वालों में शहाबुद्दीन और उसके कुछ सालार होंगे और अपने लश्कर के कुछ सालार होंगे। साथ ही मेरे ख्याल में शहाबुद्दीन के लश्कर के काजी हसामुद्दीन होंगे जो मेरे और तुम्हारे निकाह का एहतमाम करेंगे। राधिका, तुम यहीं बैठो, मैं उनके पास जाता हूँ। उसके साथ ही ओगर खान अपनी नशीस से उठ खड़ा हुआ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहता था कि ऐन उसी लम्हे उस कमरे में शहाबुद्दीन, काजी हसामुद्दीन, किशन सिंह और ओगर खान के लश्कर के चंद सालार दाखिल हुए थे। ओगर खान की तरफ देखते हुए काजी हसामुद्दीन बोल उठे, बेटे, आप यहीं बैठे रहें, दीवान खाने में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ओगर खान चुपचाप अपनी नशिस्त पर बैठ गया। कमरे में दाखिल होने वाले भी सब नशिस्तों पर बैठ गए। इस तरह उन सब की मौजूदगी में काजी हसामुद्दीन ने ओगर खान और राधिका का निकाह पढ़ाते हुए उन्हें रिश्ता इज़्दिवाज में बांध दिया था। उसके बाद जब शहाबुद्दीन, काजी हसामुद्दीन, किशन और दूसरे लोग उठे तो ओगर खान भी उनके साथ उठकर दीवान खाने की तरफ चला गया था। राधिका वहीं बैठी रही थी। उस मौके पर उसकी आंखों, उसके चेहरे पर दूर दूर तक खुशियां रक्स कर रही थी, तमानियत मौजे मार रही थी। कुछ देर तक वो उसी खुशी से लुत्फ अंदोज होती रही। फिर अचानक उसे कोई ख्याल गुजरा और आवाज देकर उसने पार्वती को बुलाया। थोड़ी देर बाद पार्वती उसके कमरे में दाखिल हुई और राधिका को मुखातिब करके कहने लगी, आपने मुझे बुलाया। राधिका अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, पार्वती को मुखातिब करके कहने लगी, दीवान खाने से जरा भाई और मेरे पति को बुला कर लाएं। पार्वती वहां से हट गई, दीवान खाने के दरवाजे पर गई। किशन सिंह, ओगर खान दोनों को बुलाया और उन दोनों को साथ लेकर राधिका की ख्वाबगाह में दाखिल हुई। राधिका उन दोनों के करीब आई, फिर ओगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप ये क्या जुल्म कर रहे हैं? दीवान खाने में शहाबुद्दीन भी आ गए हैं, काजी हसामुद्दीन भी हैं, आपके लश्कर के अलावा शहाबुद्दीन के लश्कर के सालार भी हैं। ये सारा एहतमाम करने से पहले कम से कम उनकी जियाफत और खाने का एहतमाम तो किया जाना चाहिए था। अब वो इतनी देर बैठे रहेंगे कि खाना तैयार हो और वो खाकर जाएं। राधिका के खामोश होने पर खुशकुन अंदाज में ओगर खान कहने लगा, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है।
इस सिलसिले में मेरे और किशन सिंह के दरमियान तफसील के साथ मामला तय हो चुका है। सारे मेहमान अब यहाँ से निकलकर शहाबुद्दीन के लश्कर का रुख करेंगे। मैं, किशन और तुम भी शहाबुद्दीन के लश्कर का रुख करोगी। आज हम दोनों की शादी की खुशी में शहाबुद्दीन के लश्कर ही में हमारी दावत और जियाफत है। हमारी जियाफत में पार्वती और उनके शोहर भी हमारे साथ जाएंगे। अब बोलो राधिका, तुम क्या चाहती हो? राधिका मुस्कुराई और कहने लगी, मैंने अब क्या चाहना है? मैंने जिंदगी में जो कुछ चाहा था मुझे मिल गया है। अब तो मैं कुल्ली तौर पर मुतमईन और खुश हूँ। राधिका के उन अल्फाज पर जहां ओगर खान मुस्कुरा दिया था, वहां किशन सिंह के चेहरे पर भी दूर दूर तक खुशियां रक्स कर गई थी। उस मौके पर ओगर खान ने किशन सिंह को मुखातिब किया, किशन मेरे भाई, शहाबुद्दीन के लश्कर में दावत के बाद मैं और राधिका दोनों मियाँ बीवी अब अपने लश्कर की तरफ चले जाएंगे। रात हम अपने खेमे में रहेंगे और अगले रोज हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। ओगर खान के उन अल्फाज पर किशन सिंह चौंका, कहने लगा, भाई ये कैसे मुमकिन है? मैं इस पर तो एतराज नहीं करूंगा कि आप दोनों मियाँ बीवी हवेली में कयाम करने की बजाय अपने खेमे में कयाम करना चाहते हैं। आपको ऐसा करने का हक हासिल है, लेकिन इस मौके पर मेरी गुजारिश ये है कि शहाबुद्दीन के लश्कर में दावत के बाद आप वापस हवेली में आए। मेरी बहन की शादी हुई है और बहन की शादी पर मैं उसे बहुत कुछ देना चाहूंगा और हम कुछ नहीं लेना चाहते। गौर से किशन सिंह की तरफ देखते हुए ओगर खान ने कह दिया था। उस मौके पर पहले सवालिया से अंदाज में किशन ने राधिका की तरफ देखा, फिर ओगर खान को मुखातिब करके कहने लगा, भाई ये कैसे मुमकिन है? मेरी माता और मेरे पिताजी ने राधिका की शादी के लिए जो चीजें जमा कर रखी हैं, उन सब की ये हकदार हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि दावत के बाद आप दोनों मियाँ बीवी अपने लश्कर में नहीं जाएंगे। यहाँ हम वापिस हवेली में आएंगे। जो चीजें मैं अपनी बहन को देना चाहता हूँ वो आप लेने से इनकार नहीं करेंगे। सारी चीजें मैं आपके सामने रख दूंगा और मामला आप दोनों पर छोड़ दूंगा। के किशन सिंह को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि ओगर खान कहने लगा, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। शहाबुद्दीन के लश्कर में दावत के बाद हम सीधे लश्कर में नहीं हवेली में वापस आएंगे। अब तुम खुश हो? जवाब में किशन सिंह मुस्कुरा दिया था। फिर सब हवेली से निकलकर शहाबुद्दीन के पड़ाव का रुख कर गए थे। दावत के बाद तीनों शहाबुद्दीन के पड़ाव से वापस हवेली में आए। पहले तीनों दीवान खाने में दाखिल हुए। फिर किशन ओगर खान को मुखातिब करके कहने लगा, भाई आप दोनों यहाँ बैठे, मैं वो सामान लेकर आता हूँ जो मेरे माता पिता ने राधिका के लिए बनाया था। इसे हमारी खुशकिस्मती कहें या सामान की खुशकिस्मती। जिस वक्त संत इन इलाकों पर हमलावर हुआ तो वो हमारे माता पिता को कत्ल करने के बाद राधिका को हासिल करने की खातिर यहाँ से चलता बना। हमारी हवेली समेत उसने यहाँ के किसी मकान को नुकसान नहीं पहुँचाया। हवेली के सामान की निगरानी अम्मा पार्वती और इनके शोहर के जिम्मे ज्यादातर रही थी, लिहाजा इन्होंने हवेली की हर शय की खूब हिफाजत की और एक चीज भी इसमें इधर उधर नहीं होने दी। उसके साथ ही किशन दीवान खाने से निकल गया था। ओगर खान और राधिका दोनों एक ही नशिस्त पर पहलू से पहलू मिलाए बैठे थे। उस मौके पर ओगर खान गहरी सोचों में खोया हुआ था कि राधिका ने उसका शाना पकड़कर हिलाया, फिर बड़े प्यार में कहने लगी, आप कहाँ खो गए हैं? ओगर खान चौंका और राधिका की तरफ देखते हुए कहने लगा, राधिका जो सामान किशन लेने जा रहा है पहले ये सोचो वो हम रखेंगे कहाँ? जवाब में राधिका कहने लगी, मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि जो सामान भाई अपनी खुशी से दे दे वो रख लेंगे। जहाँ तक सामान को संभालने का ताल्लुक है तो आपका खेमा इंतहा दर्जे का महफूज है, वहीं पड़ा रहेगा। राधिका जब खामोश हुई तब ओगर खान कुछ कहने ही लगा था कि राधिका फिर बोल उठी, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब जंगों का सिलसिला खत्म हो जाएगा, लश्करी मुस्तकर में मुंतकिल हो जाएंगे तो फिर हम सामान कहाँ रखेंगे? जवाब में ओगर खान मुस्कुराया और कहने लगा, उस वक्त सामान संभालना और रखना हमारे लिए आसान होगा, हम अपनी हवेली में रहेंगे। ओगर खान के उन अल्फाज पर राधिका चौंकी थी, कहने लगी, अच्छा हुआ आपने खुद ही याद करा दिया। वो हवेली मैंने देखी तो नहीं हुई, लेकिन मुझे जरनिगार ने बताया था कि आप दोनों भाइयों की आगरा में एक हवेली है। राधिका को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि ओगर खान बोल उठा था, जंगों का सिलसिला अगर खत्म हो गया तो मैं और रनमस्त खान उस हवेली में नहीं रहेंगे, इसलिए कि जब मीरे मोहतरम दिल्ली में रहेंगे तो वो ये भी पसंद करेंगे कि हम भी लश्कर के सालारों की हैसियत से दिल्ली ही में कायम करें। इस बिना पर आगरा की हवेली को फरोख्त करके हम दिल्ली में अपनी रिहाइश का इंतजाम कर लेंगे। वैसे एक मौके पर इशारतन मीरे मोहतरम ने भी कहा था कि वो मुझे और रनमस्त खान को दिल्ली में रिहाइश मुहैया करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो मैं समझता हूँ हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका, कुछ देर तक गौर से राधिका की तरफ देखा, फिर कहने लगा, राधिका अब मैं और तुम दोनों मियाँ बीवी हैं, मैं तुमसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। तुम मेरे और रनमस्त खान के माजी से अच्छी तरह वाकिफ हो, इसलिए कि एक मौके पर मैं तुम्हें अपने पूरे हालात बता चुका था। इसी तरह रनमस्त खान की बीवी जरनिगार भी हमारे हालात से वाकिफ है। राधिका गो मैं रनमस्त खान से चंद दिन बड़ा हूँ, लेकिन वो मेरा एहतराम ऐसे ही करता है जैसे कोई बड़े भाई और बाप का करता है। अगर रनमस्त खान और जरनिगार हमारे साथ रहना चाहे
तो इस मौके पर मैं तुमसे कहूंगा कि तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि हमारे दरमियान इत्तेफाक और ताउन ऐसा ही रहे जैसा हम दोनों के दरमियान शादी से पहले था। हाँ, अगर रनमस्त खान या जरनिगार में से कोई भी अलहदा रहना चाहे तो फिर उन दोनों को अलहदा रिहाइश रखने की इजाजत होगी, और उस सिलसिले में मैं और तुम दोनों कोई एतराज भी खड़ा नहीं करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका, फिर अचानक जैसे उसको कुछ याद आ गया हो वो दोबारा राधिका की तरफ देखते हुए कहने लगा, राधिका, मैं तुमसे एक बात कहना भूल गया। जिस वक्त शहाबुद्दीन के यहाँ दावत के दौरान मैं और शहाबुद्दीन एक तरफ चले गए थे, तब शहाबुद्दीन ने मुझ पर इंकशाफ किया था कि उसने कुछ कासिद सूरत शहर के अलावा रनमस्त खान और अहमद नगर में मीरे मोहतरम की तरफ रवाना कर दिए हैं और उन्हें मेरी और तुम्हारी शादी से मुतालिक आगाह करने के लिए कह दिया है। अब हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ से अपने लश्कर के साथ सीधे अहमद नगर का रुख करेंगे। उसके बाद मीरे मोहतरम जो भी मुहिम हमारे जिम्मे लगाएंगे उसके लिए निकल खड़े होंगे। ओगर खान जब खामोश हुआ तब राधिका कहने लगी, मेरा जिस कदर जरूरत या इस्तेमाल का सामान इस हवेली में है वो सब मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी, इसलिए कि मुझे अब इन इलाकों से एक तरह की नफरत हो चुकी है। मैं मुड़कर इधर नहीं आऊंगी। जाते जाते अपने भाई किशन से भी कह दूंगी कि जितना अरसा यहाँ शहाबुद्दीन कयाम किए हुए हैं वो हवेली और अपनी दूसरी जायदाद औने पौने दामों जैसे भी बिकती है बेच डाले। उसके बाद अगर वो अपने जहन में रिहाइश के लिए मुनासिब जगह रखता है तो वहां चला जाए, नहीं तो दिल्ली में हमारे पास आकर रहे। राधिका की उस गुफ्तगू का जवाब ओगर खान देना ही चाहता था कि किशन सिंह चमड़े के 2 बड़े बड़े संदूक घसीटता हुआ दीवान खाने में ले आया था। दोनों संदूक उसने ओगर खान और राधिका के सामने रख दिए और फिर राधिका को मुखातिब करके कहने लगा, मेरी बहन, पहले इस सारे सामान का जायजा लो, अगर इसमें कोई कमी बेशी हो तो मुझे बता दो। राधिका मुस्कुराई, चमड़े के उन दोनों संदूकों को खोलकर उनका जायजा लिया। उस मौके पर ओगर खान भी उस सारे सामान को देख रहा था। सामान में सोने के सिक्कों की खुरजीनों के अलावा जेवरात और जवाहिरात, इंतहा दर्जे के कीमती कपड़े और दूसरा जरूरत का सामान भरा हुआ था। ओगर खान उस मौके पर किशन सिंह की तरफ देखते हुए कहने लगा, किशन मेरे भाई, राधिका इतना सामान अपने साथ ले जाकर क्या करेगी? जवाब में किशन सिंह ओगर खान के पास बैठ गया, अपना हाथ उसके शाने पर रखा, फिर कहने लगा, भाई ये सारा सामान राधिका की मिल्कियत है, इसकी जात से ही ताल्लुक रखता है। मेरे भाई ये सामान मैं अपने पास यहाँ रख कर क्या करूंगा? इन दोनों चर्मी संदूकों में सारी ही अशिया राधिका के इस्तेमाल की हैं, लिहाजा उसकी अशिया उसके साथ जानी चाहिए। भाई, राधिका के जाने के बाद अब मेरा भी यहाँ दिल नहीं लगेगा। वैसे चंद दिन पहले मेरे और राधिका के दरमियान मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई थी और हम दोनों बहन भाई ने इरादा किया था कि हमें यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो जाना चाहिए। जब तक शहाबुद्दीन अपने लश्कर के साथ यहाँ पड़ाव किए हुए हैं हम महफूज हैं। अब शहाबुद्दीन हमेशा तो यहाँ पड़ा नहीं रहेगा और फिर राधिका भी आज चली जाएगी। उसके जाने के बाद वैसे ही उदासियां मुझ पर मुसल्लत हो जाएंगी। इस बिना पर मैंने फैसला किया है कि अपनी हवेली और जायदाद बेचकर मैं किसी महफूज जगह मुंतकिल हो जाऊंगा या आपके लश्कर में आन मिलूंगा, और जब जंगों का यह सिलसिला खत्म हो जाएगा तो आपके साथ ही आगरा या दिल्ली की तरफ चला जाऊंगा। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि शादी के बाद मेरी बहन राधिका इन इलाकों की तरफ आए, इसलिए कि यहाँ हम दोनों बहन भाई के लिए खतरा है। मैं तो किसी न किसी तरह कभी शहाबुद्दीन के लश्कर में और कभी हवेली में दिन गुजार लूंगा, लेकिन मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि राधिका फिर कभी यहाँ आए और उसकी जिंदगी खतरात से दो चार हो। भाई, आप दोनों की शादी हो गई है, मेरे लिए इंतहा दर्जे का खुशी का मौका है। मैंने इससे पहले कभी इजहार नहीं किया था, लेकिन भगवान की कसम मैं अक्सर मौके पर अपने दिल में ये ख्वाहिश करता था कि कोई ऐसा मौका आए कि ओगर खान और मेरी बहन राधिका एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएं। आज जबकि मेरे मन की आशा पूरी हो चुकी है तो मैं समझता हूँ इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी का कोई मौका नहीं हो सकता। किशन थोड़ी देर के लिए रुका, फिर अपनी कमर से बंधी हुई एक चर्मी खुरजीन खोल ली और वो उसने ओगर खान की गोद में रखते हुए कहना शुरू किया, भाई, शादी की खुशी में ये खुरजीन आप मेरी तरफ से कबूल कीजिए। उस मौके पर जोमानी अंदाज में ओगर खान ने किशन सिंह की तरफ देखा, फिर कहने लगा, इस खुरजीन में है क्या? कुछ भी नहीं है, बस मामूली सी कुछ चीजें हैं। कंधे उचकाते हुए किशन ने लापरवाही में कह दिया था। ओगर खान ने पहले एक गहरी निगाह किशन पर डाली, फिर अपने पहलू में बैठी राधिका की तरफ देखा। उसके बाद उसने जब छोटी खुरजीन का मुंह खोला तो उसके अंदर इंतहा दर्जे के कीमती जवाहिरात थे। ओगर खान संजीदा हो गया था। खुरजीन का मुंह उसने बंद कर दिया, फिर खुरजीन उठाकर उसने वापस किशन सिंह की गोद में रखी और बड़ी मोहब्बत में कहने लगा, किशन, अब जबकि राधिका मेरी बीवी है, इस लिहाज से तुम मेरे भाई हो, ये खुरजीन अपने पास रखो, मुझे इन जवाहिरात की जरूरत नहीं है। इसलिए कि किशन ने ओगर खान की बात काट दी, कहने लगा, भाई, ये थैली वापस ना कीजिएगा। यूं जानिएगा कि ये थैली और इसमें जो सामान है ये आप पर हलाल और मेरे लिए हराम है। उसके साथ ही किशन ने वो खुरजीन उठाकर फिर ओगर खान की गोद में रख दी थी। ओगर खान उस मौके पर अजीब से अंदाज में राधिका की तरफ देखने लगा था।
राधिका के चेहरे पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई। हाथ बढ़ाकर उसने ओगर खान की गोद से वो खुरजीन उठा ली और उसे अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहने लगी, जब किशन भाई ने इसे अपने लिए हराम और आपके लिए हलाल कह दिया है तो फिर ऐसी चीज को लेना पाप नहीं पुण्य है। राधिका के उन अल्फाज पर जहां ओगर खान मुस्कुरा दिया था वहां खुद किशन भी खुशी का इजहार कर रहा था। फिर ओगर खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, किशन सिंह की तरफ देखते हुए कहने लगा, किशन मेरे अजीज भाई, थोड़ी देर तक मैं अपने कुछ लश्करियों को भेजता हूँ। वो बार बर्दारी का कोई जानवर ले आएंगे और राधिका के इन दोनों चर्मी संदूकों को उठाकर मेरे पास पहुंचा देंगे। ओगर खान के उठने के साथ ही राधिका भी उठ खड़ी हुई। उस मौके पर ओगर खान ने राधिका की तरफ देखा और कहने लगा, राधिका भाई से मिलो, इसलिए कि कल सुबह ही सुबह हमने कूच कर जाना है। किशन कुछ उदास, अफसुर्दा और संजीदा हो गया था। राधिका के करीब आया, उसका सर चूमा, फिर कहने लगा, राधिका मैं कल सुबह मुंह अंधेरे तुम्हारे पड़ाव में दाखिल होऊंगा और वहीं तुम्हें रुखसत करूंगा। उसके साथ ही ओगर खान और राधिका दोनों मियाँ बीवी हवेली से निकलकर अपने लश्कर की तरफ चले गए थे। अगले रोज दोनों ने अपने लश्कर के साथ अहमदनगर की तरफ कूच कर लिया था।